अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू वीक 16 डे 2। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, कल के लेक्चर में हमने जो OSPF का प्रोजेक्ट सॉल्व करना शुरू किया हुआ है, उसमें पहले 4 से 5 टास्क जो हैं वो हमने कर लिए थे। रिमेनिंग टास्क को आज हम मुकम्मल करेंगे। उसके बाद अ, आपकी आउटलाइन में एक वीक 17 है, उसमें IPv6 के कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है जी। उनमें IPv6 की राउटिंग है। बेसिकली IPv6 एड्रेसिंग आप लोग पढ़ चुके हैं मैं बड़ी डिटेल के साथ। अब IPv6 की जो राउटिंग है उसको आपने इंप्लीमेंट करना है। उसमें आप IPv6 के साथ स्टैटिक राउटिंग भी कर सकते हैं, डायनामिक भी कर सकते हैं। डायनामिक में हर प्रोटोकॉल, जैसे रिप है तो रिप का एक वर्जन IPv6 के लिए जो कि रिप नेक्स्ट जनरेशन है। OSPF है तो OSPF का एक वर्जन जो कि वर्जन 3 है, जो कि IPv6 के लिए वो शामिल है। ISIS है तो ISIS का भी वर्जन IPv6 के लिए, अलग से वर्जन तो नहीं है, लेकिन ISIS में IPv4 और IPv6 दोनों की कैपेबिलिटी मौजूद है। BGP है तो उसमें IPv4 और IPv6 दोनों की कैपेबिलिटी मौजूद है। हमने ISIS और BGP को अभी IPv4 के लिए भी पढ़ना है, ठीक है। तो उन्हें जब हम पढ़ लेंगे तो उसका IPv6 उसी के साथ देख लेंगे, लेकिन कम से कम हम अभी रेप के लिए, OSPF के लिए और स्टैटिक राउटिंग के लिए तो IPv6 की राउटिंग करवा सकते हैं रिप नेक्स्ट जनरेशन के साथ, ठीक है जी, स्टैटिक राउटिंग के साथ और OSPF के वर्जन 3 के साथ। तो आज मेरी पूरी कोशिश होगी कि ये जो हमने प्रोजेक्ट सॉल्व करना शुरू किया हुआ है इसे भी हम मुकम्मल करें। उसके बाद IPv6 की स्टैटिक राउटिंग, IPv6 के लिए रिप नेक्स्ट जनरेशन और IPv6 के लिए OSPF वर्जन 3, इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी हम सीखें। इन प्रोटोकॉल्स को हमें जीरो से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, प्रोटोकॉल्स तो हम पढ़ चुके हैं। सिर्फ ये देखना है कि IPv6 एड्रेसेस के लिए हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं, राउटिंग कैसे कर सकते हैं। लैब डायग्राम हमारी जो एक बेसिक डायग्राम बनी हुई है, इस काम के लिए हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 राउटर्स। और ये जो अभी अभी जिस लैब डायग्राम पे हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर भी इंप्लीमेंटेशन की जा सकती है। हमें अलहदा से आप कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। उसकी रीजन ये है कि आप एट ए टाइम भी किसी नेटवर्क में दोनों प्रोटोकॉल्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, IPv4 भी और IPv6 भी। अगर आप दोनों को इकट्ठा कॉन्फ़िगर करते हैं तो इसको हम कहते हैं डुअल स्टैक। इसको क्या कहते हैं? डुअल स्टैक कॉन्फ़िगरेशन। कि आपके नेटवर्क में IPv4 भी चल रहा है और IPv6 भी चल रहा है। दोनों तरह के, यानी डुअल स्टैक को इंप्लीमेंट करने का या कॉन्फ़िगर करने का फायदा आपको क्या होगा? देखिए, आप अपने नेटवर्क में तो जो करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। दूसरे नेटवर्क तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट में नहीं आते ना, वो तो आपके बस से बाहर है। दूसरे दुनिया के जो नेटवर्क्स हैं उनके साथ अगर आपको कम्युनिकेशन करनी है, अब एक नेटवर्क पे IPv4 चल रहा है तो आप ये तो नहीं कह सकते तुम अपने ऊपर IPv6 चलाओ। एक पे IPv6 चल रहा है, आप उसे ये नहीं कह सकते अपने ऊपर IPv4 चलाओ। तो अगर आपके ऊपर डुअल स्टैक कॉन्फ़िगर्ड है तो आप दूसरे किसी भी IPv4 वाले नेटवर्क के साथ भी बगैर कुछ खास किए कम्युनिकेट कर सकते हैं। और अगर दूसरे नेटवर्क में IPv6 चल रहा है तो तब भी आपको कुछ खास किए बगैर नॉर्मल तरीके से आप IPv6 की कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। तो डुअल स्टैक का डेफिनेटली फायदा होता है, ठीक है जी। तो बहरहाल अगर आप किसी एक ही स्कीम के ऊपर चल रहे हैं तो फिर आपको दरमियान में ट्रांसलेशंस वगैरह के ऊपर जाना पड़ता है कि 624 टनलिंग वगैरह के कॉन्सेप्ट जो है वो इंप्लीमेंट किए जा सके, ठीक है। यानी एक तरफ IPv4 है और एक तरफ IPv6 है, अब दरमियान में कैसे कम्युनिकेशन कराई जाए? हो तो जाती है बट दैट इज लिटिल बिट चैलेंजिंग, वो आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएगी। तो एक आसान हल ये है कि आप अपने ऊपर डुअल स्टैक कॉन्फ़िगर कर लें, दो ज़बानें दोनों सीख लें। अब आपको अगर अंग्रेजी भी आती है और उर्दू भी आती है तो आपको फायदा क्या होगा? आप उर्दू वाले से भी बात कर सकते हैं और अंग्रेजी वाले से भी बात कर सकते हैं, आपको किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम अपने नेटवर्क में आज डुअल स्टैक ही कॉन्फ़िगर कर देंगे। IPv4 ऑलरेडी है, IPv6 भी इसी पे चला लेंगे, बजाय के कि एक अलहदा नेटवर्क बनाया जाए और उस पर कॉन्फ़िगरेशन की जाए। तो आज के दिन का जो एजेंडा है वो ये है कि हमने अपनी लैब मुकम्मल करनी है, उसके बाद स्टैटिक राउटिंग फॉर IPv6,
रिप नेक्स्ट जनरेशन फॉर IPv6, OSPF वर्जन 3 फॉर IPv6, इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। और इनके दरमियान अगर हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन की भी जरूरत पड़ी कर लेंगे, वो कौन सा मसला है, थोड़ा सा ट्विस्ट डालना है कहानी में। नेटवर्क के एक हिस्से में रिप चला दें, दूसरे में OSPF, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन तो करानी पड़ेगी, तो इसकी हम रीडिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर का एजेंडा हमारा कुछ ये है। और मेन चीज, हमें अपने लेक्चर में अगर दरमियान में कहीं वक्त मिला, जो कि मिलेगा, आप लोगों ने ये जो पूरी लैब आपको मैंने करवाई है प्रोजेक्ट, ये आप लोगों ने आज ही सॉल्व करना है। ये काम मैं बड़ी जल्दी मुकम्मल करा दूंगा, जो बाकी रह गया, इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। मैंने आज सुबह एक मैसेज आप लोगों को किया था कि जो ऑन कैंपस वाले स्टूडेंट्स हैं, अब अपना लैपटॉप साथ लेकर आए। उसकी वजह यही है कि ये जो हमने लैब की है अभी तो ताजा ताजा है, आपको याद भी है, ठीक है, और आप क्लास में ग्रुप्स की शक्ल में बैठे हुए हैं, तो ग्रुप में ये फायदा होता है कि एक दूसरे की आप हौसला अफजाई कर लेते हैं, मदद कर लेते हैं, ठीक है, और मिलकर एक चीज को, कोई बंदा कहीं गलती कर रहा हो तो दूसरा बता देता है, ठीक है, और आप बोर भी नहीं होते। तो आप ये लैब इस बहाने कर लेंगे। एक बंदा कहता है जी मैं घर जाके कर लूंगा, उसके लिए बड़ा डिसिप्लिन चाहिए, घर में अकेले बैठ के आप पढ़ लें, ग्रुप की शक्ल में धक्के से पढ़ाई हो जाती है, ठीक है। तो आज आप क्लास में बैठ के ये लैब जो है वो मुकम्मल पहले टास्क से शुरू करें और एंड तक ये लैब मुकम्मल करें, ठीक है जी। तो आज हम इंशाल्लाह ये भी करेंगे। तो चलें जी, मैं रिमेनिंग टास्क को मुकम्मल करवाता हूं आप लोगों को। उसके लिए हम अब चलते हैं टास्क नंबर 6 के ऊपर, ठीक है। कल आपको मेरी एक स्टेटमेंट याद होगी, मैंने कहा था अब वापसी का सफर समझे शुरू हो गया। वैसे आप लोगों का भी हो चुका है, कोर्स का भी, कोर्स अब अपने आखिरी मराहिल की तरफ जो है वो जा रहा है। तो यहां पर भी जो है वो आपकी जो लैब है वो भी अब एंड होने जा रही है। और इसमें क्या था, पहले प्रीफिक्सेस की तादाद बढ़ती जा रही थी, अब घटना शुरू हो गई है। अगर आपको याद हो, कल आप लोगों ने जाते जाते जो ये टास्क नंबर 5 का पार्ट 2 सॉल्व किया था, उसके बाद उसका नतीजा क्या निकला था कि आपके नेटवर्क में प्रीफिक्सेस 34 की बजाय 28 हो गए थे, 34 की बजाय 28 हो गए थे, ठीक है। तो अब ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। एक दफा मैं जरा तसल्ली कर लूं, राउटर 1 पे आते हैं, शो आईपी राउट समरी की कमांड देके देख लेते हैं कि यहाँ पे 28 प्रीफिक्स हैं जी, प्रीफिक्स 28 है। इसका मतलब ये है कि हमारी लैब कल प्रॉपर्ली सेव हो गई थी, ठीक है। और उसके बाद सेव होने के बाद अगर राउटर 1 को पीछे से मिल 28 रहे हैं तो आगे रीडिस्ट्रीब्यूट भी 28 ही होंगे, ठीक है जी। या कम प्रीफिक्स मिल रहे हैं तो कम ही रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, और बाकियों के पास भी 28 से 28 प्रीफिक्स ही होंगे। चलें जी, ये तो टेस्ट हो गया। अब चलते हैं टास्क नंबर 6 पे। ये भी आपके प्रीफिक्सेस की तादाद को अब कम करेगा। टास्क 6 में वो क्या कह रहा है, कहता है परफॉर्म OSPF राउट समराइजेशन फॉर R2 स्टैटिक राउट्स गिवन इन द टेबल। भाई राउटर 2 के स्टैटिक राउट्स की राउट समराइजेशन की बात कर रहा है। हम सीधा राउटर 2 के पास ही जाते हैं, ठीक है, और कमांड देते हैं जी शो आईपी राउट स्टैटिक, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको जो स्टैटिक राउट्स नजर आ रहे हैं उनकी तादाद है 4 स्टैटिक राउट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। आवाज थोड़ी स्लो करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। जरा यहाँ पे थोड़ी सी जगह चाहिए होगी जवासव को, ठीक है। यहाँ क्या, अच्छा पहले पे वो चेंज कर लें। अच्छा जी, तो शो आईपी राउट स्टैटिक, ये हैं वो 4 स्टैटिक राउट जिनके बारे में वो क्या कर रहा है कि इनकी समरी आपने कर देनी है, ठीक है। राउट समराइजेशन, भाई राउट समराइजेशन तो उस प्रोटोकॉल में जाके की जाएगी जिनमें ये एडवर्टाइज हो रहे हैं। तो आपने इन स्टैटिक राउट्स को राउटर 2 पे एग्जैक्टली कहां पे रीडिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है या कहां पे एडवर्टाइज किया हुआ है, आपने इन्हें OSPF में एडवर्टाइज किया हुआ है, ठीक है जी। स्टैटिक राउट्स OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। अच्छा, राउटर 2 पे अगर OSPF में कोई चीज रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो राउटर 2 बन गया ना ASBR बन गया। और स्टैटिक राउट जब OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे तो राउटर 2 उनको एज LSA5 एडवर्टाइज करेगा। तो क्या OSPF में LSA5 की समरी पॉसिबल है, ये भी हमने पिछले दिनों में पढ़ा है। LSA5 की भी समरी पॉसिबल है और LSA3 और 4 की भी समरी पॉसिबल है।
तरीकाकार अलग होता है। LSA 5 की समरी ASBR पे होती है और LSA 3 और 4 की समरी ABR पे होती है, ठीक है जी। तो ये ASBR है और LSA 5 की समरी आपने करनी है, ठीक है। समरी के लिए वो आपको एक शॉर्टकट या ट्रिक याद है आपको क्या करना चाहिए समरी के लिए? एक तरीका तो ये आप बाइनरी में लिखें और बिटे मैच करें, ये जरा लेंथी है। दूसरा तरीका आप ये देख लें कि जो आपकी रेंज है उसमें सबसे छोटा और जो सबसे बड़ा एड्रेस है, क्या वो किसी एक ब्लॉक में फिट आते हैं वाइल्ड कार्ड मास वाले, ठीक है जी। अगर वो किसी एक ब्लॉक में फिट आते हैं, ठीक है, अगर वो किसी एक ब्लॉक में फिट आते हैं तो ब्लॉक का जो पहला एड्रेस है, ब्लॉक का जो पहला एड्रेस है वो आपका समरी एड्रेस होगा और जो ब्लॉक का साइज है उस लिहाज से आपने बिट्स को माइनस कर देना, ठीक है जी। तो यहां पे आप क्या करेंगे, ब्लॉक का साइज 4 है, 4 कॉम्बिनेशंस के लिए 2 बिट्स चाहिए होती हैं, तो 2 बिट आप माइनस कर देंगे, 24 माइनस 2 22। तो 192.168.0.0 192.168.0.0 जो पहला एड्रेस है ये समरी एड्रेस बनेगा और /22 जो है वो इसकी क्या बनेगी, प्रीफिक्स लेंथ, ठीक है। तो चलें जी इसको अब कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। राउटर 2 पे हम मौजूद हैं, राउटर OSPF 1 में हम जाएंगे जो यहाँ चल रहा है और यहाँ ASBR पे समरी की कमांड होती है समरी एड्रेस, ठीक है जी, समरी एड्रेस 192.168.0.0, ठीक है जी। /22 का सबनेट मास्क आपको याद होगा 255.255.252.0। ये कमांड क्या मैंने एग्जीक्यूट कर दिया? नहीं, क्यों? एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दिया शुरू में, तो अभी ये एग्जीक्यूट नहीं हुई। एक दफा जरा देख लें डू शो IP राउट समरी की कमांड से, ये अगर कोई लाइन लिख रहा था तो ये लिख लें, फिर मैं एंटर करता हूँ कि एंटर करने के बाद ये सब कुछ यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है जी। तो समरी एड्रेस की कमांड ये मैं एग्जीक्यूट करूंगा बिफोर एंड आफ्टर दिखाने के लिए, अभी एग्जीक्यूट करने से पहले की क्या सूरत हाल है और एंटर करने के बाद क्या होगा, ये आप लोगों ने भी समझना है। मैं आपके सामने रखूंगा, कर दूं एंटर, एंटर किया, ठीक है जी। और ये सवाल कर दूं एंटर वाला मैं उन लोगों से पूछ रहा हूं जो कुछ साथ चल रहे हैं, कोई लैब कर रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, तो बंदा वैसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठा, वो तो कहेगा चिल सब कर दे, इतना कुछ अब तक हो गया है ये भी कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कितने प्रीफिक्स हैं, अभी 28 हैं और ये वाली कमांड के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क हटा के एंटर करने के बाद अब जरा बताइएगा कि अब राउटर 2 के ऊपर और बाकी पूरे नेटवर्क में प्रीफिक्सेस की तादाद कितनी हो जाएगी। जबरदस्त यार, तुम भी बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, मैंने हिसाब लगा लिया है पिछले कुछ दिनों में, ठीक है जी। शुरू में कोई इतना करंट नहीं आ रहा था, लेकिन बैक टू बैक पिछले कोई जो 5-6 लेक्चर्स है ना भाई, एक्टिवेट हुआ हुआ, सही सही पढ़ के आया होता, हर चीज आती होती है ऐसे और हर सवाल का जवाब दे रहा होता है, वेरी गुड, कोई तो है, ठीक है जी। देखो आपके साथ बैठने की सोबत हो गई या आपको उसकी सोबत से कोई फायदा हो रहा होगा, ठीक है। तो बहरहाल आपकी तो क्या ही बात है आपका तो ग्रुप ही कमाल, ठीक है। अल्लाह हिदायत दे आपको सबको, ठीक है। तो बहरहाल जी और हसन भी वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है, ठीक है जी। तो समरी एड्रेस की कमांड दी, तो राउटर 2 पे मैंने एक छोटा सा सूल बताया हुआ, जो चीज आपके पास होगी आप तो ही उसे एडवर्टाइज करेंगे। अब वो /22 वाला जो प्रीफिक्स है वो राउटर 2 के अपने टेबल में होगा तो वो उसे एडवर्टाइज करेगा ना, ठीक है। तो राउटर 2 में वो जो स्टैटिक राउट है ना, वो तो स्टैटिक राउट है। आप दोबारा शो IP राउट स्टैटिक वाली कमांड देके देखें यहाँ पे, ठीक है जी। मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, डू शो IP राउट स्टैटिक, स्टैटिक राउट ने तो स्टैटिक राउट ही रहना है, उनकी समरी थोड़ी बन जानी है। वो तो जब राउटर 2 इनकी समरी बना के आगे भेजेगा तो आगे वालों पे इंपैक्ट आएगा, राउटर 2 पे खुद पे तो इंपैक्ट आने नहीं है। राउटर 2 के साथ तो बल्कि उल्टा काम हो गया, एक प्रीफिक्स बढ़ जाएगा, ये चारों रहेंगे भी और एक प्रीफिक्स बढ़ जाएगा जो कि समरी एड्रेस है। तो आप जरा अब करें डू शो IP राउट समरी, तो 28 की जगह यहाँ पे 29 प्रीफिक्स हो जाएंगे, 29 प्रीफिक्सेस हो जाएंगे राउटर 2 के ऊपर। और वो जो
एक ऐड हुआ है, वो है कौन सा, जरा वो देख लें। डू शो आईपी राउट ओएसपीएफ की कमांड दी है। आमतौर पे आपने देखा होगा ये जो समरीज हैं, क्योंकि इनकी लेंथ छोटी होती है, ठीक है जी, तो ये या समरी वगैरह लेंथ छोटा होना मसला नहीं है, जो समरी एड्रेसेस हैं वो हमेशा नीचे ही आ रहे होते हैं टेबल में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं समरी ऐड हो गई है यहाँ पे। और राउटर 2 पे ये तो देखें इसके आगे क्या लिखा हुआ है, नल 0, यानी राउटर 2 के लिए ये रीचेबल नहीं है, ठीक है जी। ये राउटर 2 आगे जिनको भेजेगा ना, उनके पास नल 0 नहीं लिखा होगा, उनका नेक्स्ट स्टॉप राउटर 2 होगा, ठीक है जी। यानी ये समरी इस तक पहुंचने का कोई रास्ता तो है नहीं, ठीक है। नल 0 का मतलब है ये एंट्री आपके टेबल में सिर्फ सिंबॉलिकली आई है, और इसलिए आई है ताकि इसे दूसरों की तरफ एडवर्टाइज किया जा सके। इसकी कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है रीचेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये जनाब एंट्री आ गई। अब ये आ गई है तो ये राउटर 2 से 1 पे भी जाएगी। अब राउटर 1 का टेबल बताएं क्या होगा। इधर 28 थे, अब वहां से 4 की बजाय अब एक प्रीफिक्स आ रहा है, तो 3 कम हो जाएंगे। 3 कम होने के बाद यहां पे अब आपको 28 की बजाय 25 नजर आएंगे। राउटर 1 पे अगर 25 है तो 1 से आगे 4 पे भी 25 ही हो गए होंगे, ठीक है जी। शो आईपी राउट समरी की कमांड दें तो इधर भी 25, तो वहां अगर 25 हैं तो वो 25 अब EIGRP में रीडिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे तो वो भी 25 ही होंगे, ठीक है जी। तो आप राउटर 3 पे भी चेक कर लें, शो आईपी राउट समरी, तो यहाँ पे भी आपको प्रीफिक्स 25, तो सबके टेबल में 25 है सिवाय राउटर 2 के, उसके ऊपर आपको 29 नजर आ रहे हैं, ठीक है। लें जी एक और टास्क हो गया, और ये नया बिल्कुल नहीं था, आपने अभी रिसेंटली ये टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, तो इसको कोई ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ले जी टास्क नंबर 6 के बाद टास्क नंबर 7, चूंकि यहां EIGRP चल रहा है, एक राउटिंग प्रोटोकॉल है, और मैं कई बार ये कह चुका हूं कि राउट समराइजेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, हर प्रोटोकॉल में ही होता है। वो BGP में भी है, वो EIGRP में भी है, वो RIP वेरिएंट 2 में भी है, वो OSPF में भी है, और आपने देखा। तो चूंकि यहाँ EIGRP चल रहा है, तो जब राउट समराइजेशन इंप्लीमेंट हो ही रही है और EIGRP चला ही हुआ है, तो चलें EIGRP की राउट समराइजेशन भी आपको कॉन्फ़िगर करना आ जाएगी, वो भी देख लेते हैं। तो टास्क नंबर 7 जो है उसमें कहा गया परफॉर्म EIGRP राउट समराइजेशन फॉर R3 स्टैटिक राउट्स गिवन इन द टेबल। टेबल की बजाय हम R3 पे ही चले जाते हैं सीधा सीधा, ठीक है, और डायग्राम को जरा सामने रखेंगे, ठीक है जी। अच्छा, राउटर 3 पे स्टैटिक राउट्स हैं और वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं EIGRP, और उसने तो सवाल में लिख ही दिया है परफॉर्म EIGRP राउट समराइजेशन, ठीक है। अच्छा, राउटर 3 से जरा देखिएगा EIGRP कहां कहां किस किस डायरेक्शन में चल रहा है। राउटर 3 से 4 की तरफ भी है, और राउटर 3 से राउटर 2 की तरफ भी है। राउटर 3 से 4 की तरफ भी है, और राउटर 3 से 2 की तरफ भी है, बिल्कुल सही हो गया। तो आपको अब क्या करना पड़ता है, EIGRP की जो राउट समराइजेशन है ना, EIGRP की जो राउट समराइजेशन है वो पर इंटरफेस होती है। EIGRP की राउट समराइजेशन पर इंटरफेस होती है, ठीक है। तो आपको उन तमाम इंटरफेसेस के ऊपर राउट समराइजेशन कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी जिन जिन पे EIGRP चल रहा है और वो प्रीफिक्स एडवर्टाइज होके दूसरों तक पहुंच रहा है। तो इसका मतलब है राउटर 3 के दो ऐसे इंटरफेस है, सीरियल 2/0 भी है और सीरियल 2/1 भी है। आपको दोनों पे ही कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। एक अच्छी बात, एक होती है ऑटो समरी, एक होती है मैनुअल जो आप करने लगे। EIGRP की राउट समराइजेशन और रिप की राउट समराइजेशन ऑलमोस्ट सेम ही है, एक ही तरीका, वो आपको भी पता लग जाएगा कॉन्फ़िगरेशन के दौरान, ठीक है। तो चलें जरा मैं आपको दिखाता हूं तरीकाकार क्या है। हम राउटर 3 पे आ गए, शो आईपी राउट स्टैटिक की कमांड दी, ये हैं वो 4 प्रीफिक्स जिनकी उसने कहा आपने EIGRP में समराइजेशन कर देनी है। हम सबसे पहले प्रीफिक्सेस को देखते हैं, कोई ब्लॉक देखते हैं बनता है कि नहीं बनता। तो ब्लॉक तो हमें नजर आ रहा है, तीसरे ऑक्टेट में 16 से 19 वाला। तो अगर ब्लॉक है तो ब्लॉक का पहला एड्रेस है 16 वाला, और ब्लॉक का साइज 4 है तो 2 बिटें कम करनी पड़ेंगी, /24 से 22 हो जाएगा। तो 192.168.16.0/24 22 समरी एड्रेस होगा,
और अब सिर्फ रह गया इसको कन्फिगर कैसे करना है, तो कन्फिगर भी करके देख लेते हैं जी। इंटरफेस पे मैंने आपको कहा जाना पड़ेगा, इंटरफेस सीरियल 2/0, ये राउटर 3 का वो इंटरफेस है जो राउटर 2 की तरफ जा रहा है। और इस पे जाके आप कमांड देंगे आईपी समरी डैश एड्रेस, आईपी समरी डैश एड्रेस, और आपको आपके उस सवाल का जवाब मिल गया होगा। बल्कि मैंने जो अभी अभी एक स्टेटमेंट दी थी वो आपको नजर आ गई होगी कि अगर EIGR, मैंने कहा था रेप और EIGRP की समरी एक ही तरीके से होती है, तो अगर रेप है तो यहाँ रेप लिख देंगे, EIGRP यहाँ चल रहा है तो EIGRP लिख देंगे, EIGRP। अच्छा, रेप में आपको याद है ना, सिस्को में कोई प्रोसेस आईडी, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर वगैरह नहीं होता, लेकिन EIGRP में तो होता है ना। अब OSPF में भी होता है, तो जिन प्रोटोकॉल का होता है उनका नंबर हमेशा साथ लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे आप 100 चल रहा, तो आप लिखेंगे कि मैं आईपी समरी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना चाह रहा हूँ EIGRP 100 के लिए, EIGRP 100 के लिए क्वेश्चन मार्क करें, तो आगे उसका बेसिक सा सवाल है कि बस वो जो आईपी एड्रेस है यानी जो समरी एड्रेस है वो लिख दें। तो कैलकुलेशन भी बात आगे खत्म होती है, कमांड जो इतनी मुश्किल नहीं हुआ करती। तो कैलकुलेशन आपके मुताबिक 192.168.16.0 और उसके बाद 255.255.252.0 इसको एंटर करेंगे। इसके बाद क्या होगा, राउटर 3 राउटर 2 की तरफ अब समरी भेजना शुरू कर देगा। यहाँ पे देखिए उसने काम किया, उसने नेबरशिप जो EIGRP की नेबरशिप हुई हुई थी उसने उसको रीसेट किया है, रीसिंक किया है, ठीक है। और वजह आगे लिखी हुई है समरी कॉन्फ़िगर। वो कहता है आपने समरी चूंकि कॉन्फ़िगर किया है, वो कहता है आपने जो बाद में रूल है क्लियर आईपी राउट स्टैटिक, क्लियर आईपी राउट स्टैटिक, तो ये काम मैं ही कर देता हूँ। रीसिंक का मतलब वो कहता है मैंने प्रीफिक्सेस दोबारा से भेजे। अब जब दोबारा से भेजे हैं तो वो कहता है वो जो 4 जा रहे थे उनकी जगह अब क्या जाएगी, सिर्फ समरी जाएगी। लेकिन ये तो सिर्फ राउटर 3 से 2 की तरफ जाएगी ना, तो उसको राउटर 3 से ऊपर 4 की तरफ भी तो जाना चाहिए। इंटरफेस सीरियल 2/1, इंटरफेस सीरियल 2/1, आप यहाँ पे इसको इस इंटरफेस में जाएंगे, ठीक है जी। और जाने के बाद आप यहाँ पे अब सेम वही कमांड तो चेंज नहीं होनी, कमांड यही आईपी समरी एड्रेस EIGRP 100 192.168.16.0। तो अब ये दोनों तरफ वो जो 4 प्रीफिक्स पहले भेज रहा था, ठीक है, उनकी अब इसने क्या भेजना शुरू कर दिया, समरी। जाहिर है इसका इम्पैक्ट आपके पूरे नेटवर्क पे पड़ेगा, और अब इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ये आप लोगों ने बताना है, ठीक है। थोड़ी देर पहले तक की सिचुएशन याद करें क्या थी, राउटर 1 पे 25, राउटर 2 पे 29, 3 पे भी 25 और 4 पे भी 25। अब क्या हो गया होगा, राउटर 3 पे अब 25 से बढ़कर 26, क्योंकि जिस पे समरी करते हैं उस पे तो उल्टा एक बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि वो एक बढ़ेगा तो उस बढ़े वे को ही वो अब एडवर्टाइज करेगा, ठीक है। अच्छा, अब राउटर 3 पे खुद पे 25 से 26 हो जाएंगे, राउटर जो 2 था उस पे 29 से 3 कम हो जाएंगे तो 26 हो जाएंगे, वहां 26 हो जाएंगे। राउटर 1 पे 25 से 3 कम हो जाएंगे तो 22, राउटर 4 पे भी 25 से 3 कम हो जाएंगे 22। तो ये हमारी अकल अब यही कह रही है, और क्या वो ठीक कह रही है ये देख लेते हैं हम, ठीक है। राउटर 2 पे आए, बल्कि पहले राउटर 3 पे खुद पे देखें ना कि यहाँ पे आपका प्रीफिक्स जो है वो बढ़ गया है कि नहीं, 25 से 26 हो गया है या नहीं। शो आईपी राउट समरी की कमांड दें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीफिक्स की तादाद 25 से बढ़कर 26 हो गई है। अच्छा, वो जो एक प्रीफिक्स बढ़ा है उसकी शक्ल भी देख लें, शो आईपी राउट की कमांड दें, और अमूमन जो समरीज हैं वो हमेशा नीचे ही नजर आती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने इसको EIGRP इंटरनल के तौर पे जो है, क्योंकि समरी इंटरनली क्रिएट हुई है, वो जो स्टैटिक राउट थे वो एक्सटर्नल जरूर है, बट समरी तो इसने खुद क्रिएट किया है तो वो इंटरनल है, ठीक है। तो ये समरी एड्रेस इसने बनाया है और इसी को ये आगे अब एडवर्टाइज भी कर देगा। तो राउटर 3 से राउटर 2 पे चलते हैं। शो आईपी राउट हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक 29 - 3 तो 26, शो आईपी राउट समरी, तो यहाँ पे 26 है। राउटर 1 पे हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक 25 - 3 22, शो आईपी राउट, वो 25 तो ऊपर नजर आ ही रहे हैं, शो आईपी राउट समरी करें तो आप 25 - 3 22 हो चुके हैं, ठीक है। राउटर 4 पे भी तसल्ली कर लें, यहाँ भी 25 थे, तो शो आईपी राउट समरी करें तो यहाँ पे भी अब 25 - 3 22 हो चुके हैं, ठीक है।
अच्छा, अब ये ना सूरत हाल बहुत गंभीर होती जा रही है। क्यों? नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस हर राउटर पे डिफरेंट डिफरेंट है। तो अब इसको याद रखना, कैलकुलेट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये इजी होता है, सारों में ही 34 होंगे, ठीक है, लेकिन जब फर्क आना शुरू होता है तो फिर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाती हैं। भाई बड़े नेटवर्क कॉम्प्लेक्स ही हुआ करते हैं और यही सूरत हाल होती है। और आपको पहले पता होना चाहिए, आपको एक स्टेप आगे होना चाहिए कि किस राउटर की क्या आउटपुट आ रही है और वो क्यों आ रही है, उसकी वजह क्या है। अगर आप एक स्टेप आगे रहेंगे तो तब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। नेटवर्क आपको चला रहा होगा तो फिर तो वो आपके हाथ में कभी भी नहीं आएगा। यानी आप पहले शो आईपी राउट करते हैं, फिर आउटपुट देखते हैं, अच्छा 22 आ रहे हैं, ठीक ही होंगे। अच्छा वो गलत है या सही है आपको क्या पता, ठीक है जी। तो आपको पहले से पता होना चाहिए। लेकिन जनाब टास्क नंबर आप लोगों ने जो अभी कंप्लीट किया है वो था 7। अब बारी है टास्क नंबर 8 की, ठीक है। ये आपको अब एक नई चीज सिखाएगा टास्क नंबर 8, ठीक है जी। ये भी नई चीज थी, समरी पुरानी थी, लेकिन EIGRP में रिप में कैसे होती है वो आप लोगों ने अभी देखी है। अच्छा, मैं आगे जाने से पहले ना एक चीज और जरा हम देख लें। ये जो अभी अभी EIGRP वाली समरी राउटर 2 पे आई है, ये राउटर 2 पे दिख कैसे रही है, जरा ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी देख लें। राउटर 2 पे ये कैसे पहुंची है? राउटर 2 पे ये एज डी ही आई है, इंटरनली आई है, इंटरनल EIGRP के तौर पे ये यहां पर पहुंची है, बिल्कुल ऐसा है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है टास्क नंबर 8 में, वो है जी नेटवर्क 200.100.200.0/24। एक प्रीफिक्स को उसने मेंशन किया यहाँ पे। ये प्रीफिक्स कहाँ पाया जाता है आपके नेटवर्क में? ये प्रीफिक्स कहाँ पे है, जरा पहले डायग्राम देख लें, फिर उसके बाद बात करते हैं। ये प्रीफिक्स राउटर 4 का लैन है, 200.100.200.0/24 इसकी नेटवर्क आईडी बनती है, ठीक है। अच्छा, आपने इस प्रीफिक्स को कैसे कॉन्फ़िगर किया हुआ है? OSPF में किया हुआ है। अच्छा, OSPF में OSPF टू OSPF रीडिस्ट्रीब्यूशन तो सिर्फ उस सूरत में होती है जब प्रोसेस आईडीज डिफरेंट हो। राउटर 4 पे तो सिर्फ एरिया का फर्क है ना, ये एरिया 2 में है और आगे एरिया 1 था, तो आपने वर्चुअल लिंक बना दिया। वर्चुअल लिंक की वजह से ये OSPF में प्रॉपर्ली एडवर्टाइज हो रहा है। राउटर 4 से एडवर्टाइज होके राउटर 1 पे भी जा रहा है और राउटर 2 पे भी जा रहा है, ठीक है। राउटर 4 से इसकी राउटर 2 तक पहुंचने की जो वजह है वो वर्चुअल लिंक है, ऐसे ही है। राउटर 4 से 2 तक पहुंचने की वजह वर्चुअल लिंक है, बिल्कुल ऐसे ही। क्या ये किसी और तरीके से भी राउटर 2 तक पहुंच सकता है? बिल्कुल। वो कैसे? आपने राउटर 4 पे OSPF को EIGRP में रीडिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ना, किया हुआ है। अच्छा, अब जब वो EIGRP में आता है तो D बनता है या DEX? DEX। DEX का AD वैल्यू 90 होता है कि 170 होता है? 170 होता है। तो 170 170 170 170 राउटर 2 पे ये EIGRP से भी आ रहा है, EIGRP एक्सटर्नल से भी आ रहा है जिसका AD वैल्यू 170 है, और ये OSPF से भी आ रहा है जिसका AD वैल्यू 110 है। प्रेफरेंस किसको मिलेगी? OSPF को, 110 को। अब आपका जो सवाल नंबर 8 है ना, सवाल नंबर 8 अब पढ़े, आपको समझ आ जाएगी। कहता है जो नेटवर्क 200.100.200.0 है इज अपियरिंग एज OIA। क्योंकि एरिया 2 में है तो अगर वो वर्चुअल लिंक से यानी एरिया 0 से होकर भी आ रहा है तो OIA से ही आएगा, एरिया बदल के आ रहा है। कहता है ये अपीयर हो रहा है OIA से इन R2 राउटिंग टेबल, ठीक है, हमारी अकल भी यही कहती है, ऐसा ही हो रहा होगा। इट शुड अपीयर विद DEX। कहता है ये OIA की बजाय EIGRP एक्सटर्नल से आए, एंड योर सॉल्यूशन शुड नॉट इंपैक्ट एनी अदर राउट या एनी अदर प्रीफिक्स इन द नेटवर्क, ठीक है जी। अब ये जो एंड वाली लाइन उसने लिखी है ना, ये जरा कहानी में ट्विस्ट वाली बात है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। सब लोगों ने कहना था AD वैल्यू आप इसकी चेंज कर दें, मसला ही कोई नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको, कुछ लोगों ने तो जल्दी पिक कर लिया इस बात को, मैं थोड़ी और इसकी डायग्राम सामने रख के वजाहत कर दूं। वो कह रहा है जी राउटर 4 का लैन नेटवर्क OSPF की वजह से भी राउटर 2 पे पहुंच रहा है और EIGRP एक्सटर्नल की वजह से भी पहुंच रहा है। कहता है आप टेबल देखें तो ये आपको OIA से नजर आएगा, लेकिन वो कहता है मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये DEX से आना चाहिए।
यानी कि EIGRP एक्सटर्नल को प्रेफर करे। EIGRP एक्सटर्नल को प्रेफर करने का मतलब है ऊपर वाला नहीं बल्कि नीचे वाला पाथ इस्तेमाल होगा इस काम के लिए, ऊपर वाला नहीं बल्कि नीचे वाला पाथ इस मकसद के लिए इस्तेमाल होगा। तो कहता है मैं ये चाहता हूं, लेकिन वो कहता है जो आपका सोल्यूशन है ना उसका इंपैक्ट किसी और इस प्रीफिक्स के अलावा किसी और प्रीफिक्स पे पड़ना नहीं चाहिए। अगर उसने ये कंडीशन ना लिखी होती तो आप सब में जो साथ साथ चल रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, आप सबके ज़हन में ये आना था कि राउटर 2 पे या तो OSPF का AD वैल्यू तब्दील कर दें या EIGRP का कर लें। आप EIGRP एक्सटर्नल का जो AD वैल्यू है, जो EIGRP एक्सटर्नल का AD वैल्यू है, उसे आप 170 की बजाय 109 कर दें, तो DEX की प्रेफरेंस शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको यह भी पता है कि राउटर 2 पे DEX के साथ बहुत सारे प्रीफिक्सेस आ रहे हैं, तो आपका जब AD वैल्यू चेंज होगा या EIGRP से बहुत सारे प्रीफिक्स आ रहे हैं तो वो उनका इंपैक्ट सिर्फ इस एक प्रीफिक्स पे नहीं होगा, बाकियों पे भी होगा। तो उसने क्या कहा है कि आपके सॉल्यूशन का इंपैक्ट सिर्फ और सिर्फ इस एक नेटवर्क पे आना चाहिए और किसी पे नहीं आना चाहिए। अब ये कैसे होगा, ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या है? सवाल जेन में ही आता है सॉल्यूशन सोचते हुए कि सर अगर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हो ना कि हम किसी एक स्पेसिफिक प्रीफिक्स का भी एडी वैल्यू चेंज कर सकें तो बात बन जाएगी। अगर एडी वैल्यू किसी स्पेसिफिक प्रीफिक्स का भी चेंज करने के कोई चक्कर चल जाए, कोई इजाजत मिल जाए या कोई सोल्यूशन ऐसा हो तो हमारा मसला हल हो जाएगा। अब आपके ज़हन में ये आता है, अच्छा अब ये इस तरह के सवालात जब आते हैं ना, अगर तो कोई बंदा मौजूद हो, कोई सीनियर हो, कोई तजर्बाकार जो आपको बता सके तो आप उससे पूछ लेते हैं। मैं पढ़ा रहा हूं, अगर मेरे ज़हन में होगा मैं आपको फौरन बता दूंगा। ना हो, इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, आपके सामने ऐसी सिचुएशन आएंगी, नई नई चीजें आएंगी और उनका सोल्यूशन आपको पहले खुद सोचना पड़ेगा कि अगर ऐसा हो जाए ना तो मैं ये कर सकता हूं। ठीक है, तो फिर आप सोल्यूशन ढूंढते हैं, यानी आपको ये सोल्यूशन गूगल पे देखना था, क्या किसी स्पेसिफिक प्रीफिक्स का एडी वैल्यू सिस्को आईओएस में चेंज हो सकता है? तो आपको इसका जवाब मिल जाना था और जवाब ये होना था कि हो सकता है। किसी स्पेसिफिक प्रीफिक्स का भी एडी वैल्यू चेंज हो सकता है। अच्छा, जब हम स्पेसिफिक हो जाते हैं ना कि इन 10 के साथ तो कोई और ट्रीटमेंट होगा लेकिन इसके साथ कुछ और होगा, तो ये होती है पीबीआर, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। और जहां पीबीआर आएगा वहां डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पीबीआर टूल तो आएंगे ही आएंगे। एसीएल आ सकती है, प्रीफिक्स लिस्ट आ सकती है, राउट मैप आ सकता है, कुछ ना कुछ जरूर आएगा। ठीक है जी, तो आप याद रखें, आप स्पेसिफिक प्रीफिक्स, किसी एक प्रीफिक्स का भी एडी वैल्यू बदल सकते हैं, किसी खास नेक्स्ट हॉप से आने वाले तमाम प्रीफिक्सेस का भी एडी वैल्यू बदल सकते हैं कि मुझे राउटिंग अपडेट इससे भी मिल रही है और इससे भी मिल रही है, तो इस नेक्स्ट हॉप से जितने भी प्रीफिक्स आ रहे हैं ना उनका एडी वैल्यू चेंज कर दो। ये भी हो सकता है, ये भी मुमकिन है। यानी मुझे EIGRP ही की अपडेट आपसे भी मिल रही है और आपसे भी मिल रही है, लेकिन जो प्रीफिक्स आपसे आ रहे हैं उनका एडी वैल्यू चेंज नहीं होगा, लेकिन जो आपसे आ रहे हैं उनका चेंज हो जाएगा। मैं ये भी कर सकता हूं और मैं ये भी कर सकता हूं कि इस नेक्स्ट हॉप से जो मुझे, यानी इस गेटवे से जो मुझे प्रीफिक्स आ रहे हैं ना, उन प्रीफिक्सेस में से ये जो 8 में से 2 प्रीफिक्स हैं उनका एडी वैल्यू चेंज हो जाए, ये एक प्रीफिक्स है इसका एडी वैल्यू चेंज हो जाए। यस, दैट इज पॉसिबल। ये सारी पॉसिबिलिटीज मौजूद है। कैसे हो सकता है, अब मैं आपको ये दिखा देता हूं। जाहिर अगर आप गूगल पे भी ढूंढेंगे या चैट जीपीटी पे भी ढूंढेंगे तो आपको ये सोल्यूशन मिलेगा। चैट जीपीटी की 100% गारंटी तो नहीं है, क्योंकि उसमें आपको पता है कि अभी जो सूरत हाल चल रही है, कम से कम फ्री वर्जन की बात कर लें हम, भाई ज्यादातर लोगों के पास तो उसी की एक्सेस होगी, और पेड भी कोई इतना अभी 100% आप नहीं कह सकते कि वो एक्यूरेट है हर फील्ड के अंदर। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भी चीजें बेहतर जरूर हो जाएंगी, फाइन ट्यून हो जाएंगी, लेकिन अभी पूरी तरह रिलाय करना मुश्किल है। अभी तो आप रिलाय कर सकते हैं। अभी क्या तरीका है, गूगल पे जाएं, गूगल में जा रहे हैं, जब आपके कीवर्ड्स होंगे उनमें सिस्को आईओएस होगा, ये सारी चीजें होंगी, ओएसपीएफ होगा, एडी वैल्यू होगा, स्पेसिफिक होगा, स्पेसिफिक प्रीफिक्स का वर्ड लिखा होगा, तो वो आपको सिस्को के किसी डॉक्यूमेंट पे लेके जाएगा और सिस्को के डॉक्यूमेंट में जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो ऑथेंटिक ही होगी। और सिस्को के डॉक्यूमेंट्स की एक अच्छी बात यह है, अच्छा एक तो बुक्स होती है ना, बुक्स से ज्यादा अच्छे सिस्को के डॉक्यूमेंट्स हैं। हर टॉपिक के ऊपर, हर प्रोडक्ट के ऊपर छोटी छोटी पीडीएफ फाइल्स मिल जाती हैं। सिस्को की वेबसाइट पे डॉक्यूमेंटेशन का एक टैब है,
वहां बेतहाशा डॉक्यूमेंटेशन पड़ी हुई है। हमारे लिए सिस्को की वेबसाइट पे डायरेक्ट जाके ढूंढना मुश्किल है, ये काम गूगल से करा लें, वो आपके लिए आसानी पैदा कर देगा। सिस्को की डेटाबेस से वो बेहतरीन डॉक्यूमेंट जो सही मैच कर रहा है आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, वो आपको ढूंढ देगा, आपका वक्त बच जाएगा। तो आपको उस डॉक्यूमेंट में डेफिनेटली ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलेगी, और सिस्को अपनी उन डॉक्यूमेंट में बड़ी टू दी पॉइंट बातें करता है। वो थोड़ी सी थ्योरी बताता है जितनी चाहिए होती है, लंबी चौड़ी कहानियां नहीं। उसके बाद वो आपको एक एग्जांपल देगा राउटर्स के साथ और कॉन्फ़िगरेशंस के साथ, और आपको जो है वो सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको हसन गवाही दे रहा है, कह रहा है मुझे ढूंढ लिया मैंने, मुझे मिल गया है, ठीक है। तो अगर उसे मिल गया है तो आपको भी मिल जाएगा। इस चीज की आदत डालनी है मुझे भी, आपको भी, क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं है। अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है जी, तो सिस्को ने या दूसरे वेंडर्स ने पता नहीं और 10 चीजें नई डेवलप कर ली होंगी। आज शायद ना की हो, संडे है, वहां पे छुट्टी होगी, शायद वो ना काम करते हो, ठीक है जी, तो कल कर लेंगे वो। और वैसे जितना वो अब तक कर चुके हैं, हमने कौन सा सारा कुछ सीख लिया हुआ है, ठीक है। तो नई नई चीजें आती जानी है, प्रॉब्लम्स ने आते जाना है, उनके सॉल्यूशंस भी आते जाएंगे। हमें हर वक्त हर सॉल्यूशन नहीं पता होता, किसी को भी सॉल्यूशन ढूंढना आना चाहिए, बस वो जो कर लेगा वो कामयाब है। इसके लिए टूल्स जितने अवेलेबल है उनका इस्तेमाल आना चाहिए। चैट जीपीटी अच्छा टूल है, गूगल पे आप बरसा दराज से सर्च कर रहे हैं चीजों को। सिस्को की डॉक्यूमेंटेशन हमारे लिए बड़ी यूजफुल होती है, हवावे की डॉक्यूमेंटेशन बड़ी अच्छी है, यूजफुल है, वहां से आपको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो चाहिए वो मिलती है, ठीक है। तो चलें जनाब, हम इसका जो सोल्यूशन है वो मैं आपके सामने करता हूं। सबसे पहले तो उसने जो दावा किया था कि राउटर 2 पे ना शो आईपी राउट करें, तो ये इत्तेफाक की बात है कि सबसे पहला प्रीफिक्स यही नजर आ रहा है। वो कहता है ये OIA से आ रहा है, मुझे ये DEX से चाहिए। उसने तो ये कह दिया मुझे ये DEX से चाहिए। मैंने आपको कहा जी आप चाहें तो इसके लिए OSPF का AD वैल्यू भी कॉन्फ़िगर हो सकता है और EIGRP का भी हो सकता है, दोनों किए जा सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। मैं OSPF का कर लेता हूं। उसकी खास बात है, उसमें आप कुछ नया सीख जाएंगे। एक ट्विस्ट है कहानी में। EIGRP का तो मे भी सिंपल हो, सिंपल में इसलिए कह रहा हूँ EIGRP में वर्चुअल लिंक नहीं है। EIGRP में मुझे एक बात बताएं, राउटर 2 के पास जो ये प्रीफिक्स पहुंच रहा है, ये उस वर्चुअल लिंक की वजह से ही पहुंच रहा है ना, जो राउटर 4 और 2 के दरमियान है। जो राउटर 4 और 2 के दरमियान हमने वर्चुअल लिंक बनाया था, ये उसी की वजह से पहुंच रहा है। ऐसा ही है, ऐसे। अच्छा, तो हम OSPF का ID वैल्यू जो है वो चेंज करेंगे, वो कॉन्फ़िगर करेंगे ऑन राउटर 2। अच्छा, अब इसमें तरीकाकार ये होता है, एक कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट ऑप का, एक कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट। OSPF में आपको जितनी भी राउटिंग अपडेट मिलती है ना, वो आपको मिलती है आपके नेबर से। ऐसे ही है, कॉन्सेप्ट ही यही है नेबरशिप का, कि राउटिंग अपडेट एक्सचेंज होगी नेबर के साथ, ठीक है। राउटर 2 का एक नेबर राउटर 1 भी है राउटर 2 का एक नेबर राउटर 4 भी है। शुरू में नहीं था, 2 और 4 की नेबरशिप नहीं थी, वर्चुअल लिंक के बाद हुई है। OSPF अपने नेबर को किस चीज से पहचानता है, उसकी राउटर आईडी से या वो नेक्स्ट ऑप आईपी से? नेबर को राउटर आईडी से जानता है। OSPF में नेबर की पहचान नेबर की राउटर आईडी होती है। यानी राउटर 2 के लिए जो राउटर 4 है वो 44.44.44.44 है। राउटर 2 के लिए राउटर 1 11.11.11.11 है। ऐसे ही है। तो राउटर 2 को हम कह सकते हैं ना, ये जो अपडेट मिल रही है, ये वाला जो नेटवर्क आ रहा है, वो 44.44.44.44 वाले नेबर से आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो अब जरा राउटर 2 से जाके बातचीत शुरू करते हैं, मुज़ाकरात शुरू करते हैं। ग्लोबल मोड राउटर OSPF 1, आपने चेंज क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। उसके लिए सिस्को iOS में किसी भी प्रोटोकॉल में जो कमांड है, वो कमांड तो होती है डिस्टेंस, ठीक है। मैं एक चीज यहाँ पे अभी भूल रहा था, बता के भूल रहा हूं, उसको मैं पहले ठीक कर लूं। मैंने आपको क्या कहा था, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी हो तो पॉलिसी बेस्ड राउटिंग के टूल्स तो यूज होते हैं। टूल में ACL होती है, राउट मैप होता है, प्रीफिक्स लिस्ट वगैरह, ये सारी चीजें होती हैं। तो हमने टूल से रिलेटेड तो कोई काम ही नहीं किया अभी। जरा यहाँ से बाहर आ जाए OSPF से, और यहां मैं लिख रहा हूं डू शो एक्सेस डैश लिस्ट। ऑलरेडी ACLs बनी हुई है यहाँ कल की, ठीक है जी।
तो बस जब भी कोई ACL बनानी हो ना तो ये चेक कर लिया करें कहीं कोई पहले से ACL तो नहीं बनी हुई, और अगर बनी हुई है उसको डिस्टर्ब नहीं करना, यानी गलती से उसका नंबर या नाम इस्तेमाल करके उसमें चेंजेस नहीं कर देनी। तो मुझे नजर आ रहा है नाम वाली ACL है इवन और ऑड, तो मैंने इसके साथ तो कुछ करना भी नहीं है, ठीक है। मैं एक ACL बनाता हूं XS-1, ठीक है जी, और इसमें मैंने कुछ करना है परमिट। परमिट का मतलब कुछ इंक्लूड, ACL1 में कुछ इंक्लूड करने लगा हूं। क्या इंक्लूड करने लगा हूं? 200 डॉट, 100 डॉट, 200 डॉट, यही वाला नेटवर्क था ना, 0, ठीक है। अच्छा यहां पे अब मैं ये भी लिख सकता हूं 0.0.0.0 भी लिख सकता हूं, और यहां पे मैं 255 भी लिख सकता हूं, दोनों चल जाएंगे। मुझे एक बात बताएं सोच समझ के, अगर मैं यहां पे 255 लिख दूं तो उसका मतलब क्या होगा? इस वाली नेटवर्क आईडी से लेकर इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी तक, तो क्या ये जो मैं टास्क करने लगा हूं वो पूरे नेटवर्क के लिए करने लगा हूं या सिर्फ नेटवर्क आईडी के लिए करने लगा हूं? सिर्फ नेटवर्क आईडी। तो जब जिसके लिए करने लगे उसे ही मैच कर लें, बस यहाँ पे भी .0 लिखें। .0 लिखने का मतलब है जो यहाँ लिखा हुआ है एग्जैक्टली उसी की बात हो रही है, यानी 200 डॉट, 100 डॉट, 200 डॉट सिफर की बात हो रही है, ठीक है जी। एंटर। क्या नीचे परमिट एनी लिखना है या नहीं? नहीं, क्योंकि मैंने इस लिस्ट में किसी और को मैच नहीं करवाना। तो ACL1 का मतलब है वो वाला एक प्रीफिक्स, ACL1 का मतलब है 200 डॉट, 100 डॉट, 200 डॉट सिफर, ठीक है जी। आ जाए जी अब आप OSPF में, राउटर OSPF1, क्या कॉन्फ़िगर करना था? डिस्टेंस, डिस्टेंस, AD वैल्यू डिस्टेंस, ठीक है जी। डिस्टेंस की वैल्यू EIGRP एक्सटर्नल की क्या होती है? 170। OSPF की अभी क्या है? 110। आपने EIGRP एक्सटर्नल को अच्छा बनवाना है, यानी 170 अच्छा हो जाए, तो मैं पता है OSPF को क्या करने लगा हूं? 171 बढ़ा देंगे। OSPF बुरा हो जाएगा, EIGRP एक्सटर्नल अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये हमने तमाम प्रीफिक्सेस के लिए नहीं करना। ले जी अगर एंटर कर दिया तो ये तो सारे प्रीफिक्सेस के लिए हो जाएगा, लेकिन हम अब क्या करने लगे हैं? स्पेस देके क्वेश्चन मार्क। कहता है एंटर भी कर सकते हैं आप, कैरेज रिटर्न है, एंटर कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है? आईपी सोर्स एड्रेस, किसी खास सोर्स से आने वाले प्रीफिक्सेस के लिए आप एडी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो उसका आईपी लिख दें आगे। और OSPF में राउटिंग अपडेट का सोर्स कौन होता है? नेबर, और नेबर की पहचान होती है नेबर की राउटर आईडी। तो आप कौन से वाले सोर्स? राउटर 2 के लिए दो सोर्स हैं OSPF में, राउटर 1 भी यानी 11.11.11 भी, और राउटर 4 भी 44.44.44। तो वो प्रीफिक्स तो आपके पास आ रहा है 44.44.44.44। भाई नई कमांड है हमारे लिए, आगे हमें गाइडलाइन लेनी पड़ेगी। स्पेस देके क्वेश्चन मार्क है, वो कहता है आप यहाँ पे वाइल्ड कार्ड बिट्स लिखें। ये जो आपने लिखा है ये कोई पूरा नेटवर्क है या कोई सिंगल आईपी है? तो सिंगल आईपी है, सिंगल आईपी की वाइल्ड कार्ड बिट्स जो है वो हमेशा यही होती है। इसका एक और मतलब भी समझ आ रहा है कि एट ए टाइम मल्टीपल सोर्सेस के लिए रेंज, वाइल्ड कार्ड मास्क का मकसद रेंज, यानी आप मल्टीपल नेबर्स के लिए भी अगर वो किसी ब्लॉक स्लॉक में फिट आते हो, अगर पॉसिबल हो, तो आप उनके लिए भी डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। यानी आपके 10 नेक्स्ट 10 नेबर है, 10 में से 5 के लिए करना चाहते हैं और उन 5 की आईपी की कोई रेंज बन सकती है तो बना लें, नहीं बन सकती तो फिर तो अकेले अकेले ही आपको हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो डिस्टेंस 171 आगे ही लिख दिया। लो जी ये कमांड यहां पे भी एंटर हो सकती है। अगर मैंने यहां एंटर कर दिया तो नतीजा क्या निकलेगा? राउटर 4 से जितने भी प्रीफिक्सेस आ रहे हैं OSPF के थ्रू उन सारों का एडी वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो उसने कहा था सिर्फ एक का करना, अब उस एक के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां पे देखिए कैरेज रिटर्न की ऑप्शन भी है और आगे जनाब ACL की ऑप्शन भी है, नाम वाली भी लिख सकते हैं और नंबर वाली भी। तो आपने नंबर बनाया और नंबर क्या रखा था? 1, एंटर कर दीजिए। नतीजा क्या निकलेगा? राउटर 4 से जो प्रीफिक्स लिस्ट ACL1 में आपने प्रीफिक्स लिखा हुआ है, राउटर 4 से आने वाले प्रीफिक्सेस और उनमें भी सिर्फ वो जो ACL1 में है उनका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? चेंज, और हो जाएगा 171। तो आपके सोल्यूशन का इंपैक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस एक प्रीफिक्स पे आएगा, उसके अलावा किसी और पे नहीं आएगा।
वेरिफिकेशन के लिए आपको मैं एक चीज भी दिखा दूं, अगर कोई बंदा ये कमांड लिख रहा था तो आप इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है जी। उसके बाद फिर हम जो है वो आगे चलते हैं, मैं आपको ये डायग्राम में समझाता हूं और वेरीफाई कराता हूं जी। 171 मैंने इसलिए किया है, हमने EIGRP को जितवाना था, EIGRP एक्सटर्नल को 170 को विन कराना था और OSPF को हरवाना था, ठीक है जी। तो हारता कौन है? जिसका ईडी वैल्यू ज्यादा होता है। तो OSPF को कुछ हराना था तो मैंने OSPF को 171 कर दिया है और EIGRP एक्सटर्नल का क्या है 170, वो जीत जाएगा, लेकिन उसकी जीत सिर्फ एक प्रीफिक्स के लिए होगी। समझ आ गई? ठीक है। अच्छा, जरा डायग्राम देख लें एक दफा। ये हमारी जनाब जो डायग्राम है ये रही, ये राउटर 4 पे ये दो प्रीफिक्स थे बिल्कुल साथ, राउटर 4 का लूप बैक और उसके साथ एक राउटर 4 का लैन नेटवर्क और उसके साथ लूप बैक भी तो था। 44 वाला नेटवर्क एडवर्टाइज भी तो हुआ है, एक तो वो राउटर आईडी है ना, एक वो एडवर्टाइज भी हुआ है, ठीक है। ये दोनों बिल्कुल एक ही तरीके से उसी वर्चुअल लिंक की वजह से राउटर 2 पे पहुंचे थे, मानते हैं ना? चले, अब जरा आउटपुट को वेरीफाई करें और जरा तवज्जो से हम चीजों को नोट करेंगे। ये लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है जी। तो अब शो आईपी राउट की कमांड देते हैं और ये शुरू में पहली ही जो आपकी एंट्री है टेबल में, को फर्क नजर आ रहा है आपको? ये थोड़ी देर पहले कैसे आ रहा था? OIA से, और नेक्स्ट ऑप इसका डिफरेंट था, ठीक है। इसका नेक्स्ट ऑप राउटर 2 पे था 1.1.1.1, अब इसका नेक्स्ट ऑप है 2.1.1.2, राउटर 3 इसका नेक्स्ट ऑप बन गया, क्योंकि ऊपर जाने की बजाय अब इसने नीचे से जाना शुरू कर दिया। सही हो गया? तो ये जनाब आपका इंपैक्ट। इंपॉर्टेंट चीज जो असल देखने वाली है वो ये है, जरा राउटर 4 का लूप बैक देखें, ठीक है। राउटर 4 का लूप बैक, वो पहले भी OIA से आ रहा था, वो अब भी OIA से आ रहा, हालांकि दोनों इकट्ठे एडवर्टाइज हुए थे और एक ही तरह से आ रहे थे। तो आपके सोल्यूशन ने उसे अगर इंपैक्ट नहीं किया उसके बिल्कुल साथ वाले को, तो बाकियों को तो बिल्कुल भी नहीं किया होगा। तो ऐसे ही है, ठीक है जी। तो ये जनाब आपके सामने ये एक और छोटा सा टास्क, जिसमें टेक्निकली पॉलिसी बेस्ड राउटिंग ही थी, ठीक है, कि आप किसी स्पेसिफिक प्रीफिक्स के लिए किसी प्रोटोकॉल का आईडी वैल्यू कैसे चेंज कर सकते हैं, या किसी स्पेसिफिक नेक्स्ट ऑप से आने वाले राउटिंग अपडेट का आईडी वैल्यू भी कैसे चेंज किया जा सकता है, वो सारा कुछ इसके अंदर शामिल है, ठीक है जी। ले जी, टास्क नंबर 8 भी हो गया है मुकम्मल। आखिरी टास्क जो इसके हवाले से है, मैंने OSPF पढ़ाते हुए आपको पैकेट टाइप पढ़ाए थे, OSPF के पैकेट का स्ट्रक्चर दिखाया था जिसमें 9 फील्ड्स थी, उनमें 2 फील्ड्स ऐसी थी जिन पे हमारी बात हो चुकी हुई है, उनका मकसद भी डिस्कस हो चुका, मिसालें देके भी मैं आपको बता चुका हूं। वो थी ऑथेंटिकेशन टाइप और ऑथेंटिकेशन, OSPF ऑथेंटिकेशन टाइप और ऑथेंटिकेशन, ठीक है। मैंने इसमें, मैं आपको याद दिलाता हूं क्या बात हुई थी। शुरुआत हुई थी, मैंने रेप की कुछ बुराइयां की, मैंने कहा रेप रिलायबल नहीं है, एफिशिएंट तो है ही नहीं ना, कभी भी नहीं था, रिलायबल भी नहीं है, ना वर्जन 1 ना वर्जन 2। इस स्टेज पे मैंने आपको यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट को एक नए तरीके से डिफाइन करना भी सिखाया। मैंने आपको कहा जी यूनिकास्ट में ट्रैफिक मूव्स टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन और मल्टीकास्ट जो है उसमें ट्रैफिक मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स, ठीक है जी। तो जो ट्रैफिक, अब मतलब लगता तो है जैसे सेम है, लेकिन फर्क था। मैंने उसमें कहा था, जैसे मैं कहता हूं जी ये पेन जो है वो हसन के लिए है, ठीक है, तो मुझे एग्जैक्टली पता है इसकी डेस्टिनेशन जो है वो हसन है। और मैंने कहा था, मिसाल इसी तरह से दी थी, मैंने कहा था ये पेन उन लोगों के लिए जो मेहनती हैं, मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, ठीक है। अब ये हो ही नहीं सकता कि क्लास में एक ही बंदा हार्डवर्किंग, और ये भी नहीं हो सकता कि सारे हों, ग्रुप जरूर होगा, मैनी जरूर होंगे, ठीक है जी। तो हार्ड वर्किंग लोगों का एक ग्रुप होगा और उस ग्रुप की पहचान क्या है? ग्रुप ऑफ हार्ड वर्किंग पीपल या हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। ये हमारे केस में आईपी हुआ करता है, मल्टीकास्ट आईपी। हम यहाँ पे एग्जांपल में ये कह देते हैं कि ग्रुप ऑफ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, ठीक है जी। लेकिन मुझे एग्जैक्टली ये कभी भी नहीं बता सकता कि हार्ड वर्किंग लोगों का जो ग्रुप है उसमें कौन कौन शामिल है। मैं तो ये कहूंगा ना, ये पेन किसके लिए? हार्ड वर्किंग लोगों के लिए।
अब आप में हार्डवर्क कौन करता है, कौन कर रहा है और करता रहेगा, और कौन करता करता छोड़ देगा, इसका कभी भी हमें पता नहीं होता। क्योंकि जो मल्टीकास्ट ग्रुप है ना, इसको लोग ज्वाइन भी करते हैं और छोड़ के चले भी जाते हैं। जैसे अब कल के मैच में क्या हुआ होगा, शुरू में जब हालात अच्छे होंगे तो सब लोग ग्रुप को ज्वाइन कर रहे होंगे, जीत रहे हैं, अच्छे हालात जा रहे हैं, मुनासिब हालात, ठीक है जी। लोग मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जाके स्ट्रीमिंग को, जो वीडियो स्ट्रीमिंग हो रही थी, उस मल्टीकास्ट ग्रुप को ज्वाइन कर रहे थे। लेकिन जैसे ही अक्सर लोगों ने ये देखना शुरू किया होगा कि अब हालात खराब होने शुरू हो गए, गेम हाथ से निकलती जा रही है, उन्होंने उस ग्रुप को छोड़ना शुरू कर दिया होगा, ठीक है जी। तो मल्टीकास्ट ग्रुप को लोग ज्वाइन भी कर, और वो एक रियल एग्जांपल है, रियल टाइम एग्जांपल है मल्टीकास्टिंग की। जितनी भी वीडियो स्ट्रीमिंग्स हो रही होती है ना इस तरह के लाइव मैचेस की, वो सब के सब मल्टीकास्ट हो रही होती है। इनके लिए बैकएंड के ऊपर एक मल्टीकास्ट सर्वर बनाया जाता है, और मल्टीकास्ट सर्वर का एक एड्रेस होता है, वहां से स्ट्रीम जनरेट की जाती है, और उस मल्टीकास्ट सोर्स को ज्वाइन करने के लिए वेबसाइट बना दी जाती है। वहां पे क्लिकेबल लिंक्स होते हैं। उस ग्रुप को ज्वाइन करने का तरीका ये होता है कि आप उस वेबसाइट पे जाकर उस पर क्लिक करेंगे और आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो लोग ज्वाइन भी करते हैं और छोड़ के भी चले जाते हैं। आप में से अगर किसी को दिलचस्पी हो ना अपना मल्टीकास्ट सोर्स बनाने का और अपना मल्टीकास्ट ग्रुप बनाने का, तो वैसे मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, इट इज वेरी इजी, मुफ्त में हो जाएगा। वो कैसे? वीएलसी प्लेयर से आप वाकिफ होंगे, वो बड़ी कमाल चीज है, आपको उसके असल फायदे अभी तक पता ही नहीं लग सके। चंद एक का पता होगा, लेकिन वीएलसी प्लेयर को यूज करते हुए आप मल्टीकास्ट सर्वर भी बना सकते हैं और आप मल्टीकास्ट क्लाइंट भी बना सकते हैं, ठीक है जी। इसकी यूट्यूब के ऊपर आपको मुख्तलिफ वीडियोस मिल जाएंगी, अगर किसी को दिलचस्पी हो, ठीक है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आपको ज़ाहिर है जब आप सर्वर बनाएंगे तो उसको एक मल्टीकास्ट एड्रेस भी असाइन करना पड़ेगा, जो आप कोई सा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका तरीकाकार यानी आपको वीएलसी में कॉन्फ़िगरेशंस कुछ करनी पड़ेंगी। ज़ाहिर है उसमें कमांडें तो नहीं है, ग्राफिकल है, तो ग्राफिकल ऑप्शंस पे जाके आप क्लिक करते जाएंगे तो आपका सर्वर क्लाइंट का रिलेशन वहां पे एस्टेब्लिश हो सकता है। लेकिन बस वहां पे भी एक ही शर्त है कि सर्वर और क्लाइंट आपस में रीचेबल होने चाहिए। अगर तो डायरेक्टली कनेक्टेड है तो रीचेबिलिटी के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, और अगर इनडायरेक्टली कनेक्टेड है तो रीचेबिलिटी वहां पे भी आपको राउटिंग करानी पड़ती है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताया था, जिस तरह IPv4 एड्रेसेस में यूनिकास्ट की राउटिंग है, उसी तरह मल्टीकास्ट की भी राउटिंग है। सेम इज द केस विद IPv6। यूनिकास्ट एड्रेसेस की राउटिंग अलग से होती है, मल्टीकास्ट की राउटिंग अलग से होती है। और मैंने आपको ये बताया हुआ है कि बल्कि कब बताया था, OSPF का LSA6 जिस दिन आया था उसको हमने कहा था वो नहीं है। वो क्यों नहीं है? एक तो आप मल्टीकास्ट राउटिंग स्टैटिकली भी करा सकते हैं, बड़ी छोटा सा फर्क है कमांड में। आईपी राउट की बजाय IPM राउट की कमांड है। एम राउट का मतलब मल्टीकास्ट रूट। और दूसरा अगर हम डायनेमिक की बात करें तो इसमें एक प्रोटोकॉल है PIM, प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट। तो ये प्रोटोकॉल उसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो बहरहाल जी रिप के टाइम पे मैंने कहा था कि वो मल्टीकास्ट भी अगर रिप का वेरिएंट 2 करता है ना, तो ये कोई इतनी बहादुरी की बात नहीं है। टेक्निकली उसमें भी फ्लडिंग ही हो रही होती है, बिहेवियर ब्रॉडकास्ट वाला ही होता है। आप ये कह रहे होते हैं ये पेन जो है वो मेहनती लोगों के लिए। अब मेहनती लोगों के लिए ये हर तरफ इसकी शेयरिंग होगी। ज्वाइन बस उसी को कर लेगा, वो लोग कर लेंगे जो मेहनती हैं, जिनके ऊपर वो एड्रेस कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है, जिनके ऊपर वो प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है। यानी सोर्स को अपडेट भेजते हुए, यानी सोर्स क्या कहेगा, ये प्रीफिक्स 224.0.0.9 पे भेज दो। अब 224.0.0.9 एग्जैक्टली कहां है ये मुझे नहीं पता, लिहाजा मैं इसको फ्लड ही करूंगा। टेक्निकली जिस तरह आपने ब्रॉडकास्ट का तस्वुर जेन में बनाया भाई, ये ब्रॉडकास्ट ही होगा। लेकिन बाद में क्या होगा, जिस तरह ये पौधों की एक ट्रिमिंग या प्रूनिंग होती है, फालतू ब्रांचेस काट दी जाती हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो जहां जहां आपको क्लाइंट नहीं मिलता मल्टीकास्ट का, तो वहां वहां से वो शाखें ट्रिम होना शुरू हो जाती हैं और एक मल्टीकास्ट ट्री बनता है एंड पे। और मल्टीकास्ट ट्री में सिर्फ वही लिंक बच जाते हैं, अपडेट सिर्फ वहीं जा रही होती है जहां जरूरत होती है, लेकिन शुरू में एक दफा तो वो फ्लड कर देता है, ठीक है। तो बहरहाल मल्टीकास्ट होना कोई रिलायबिलिटी की जमानत नहीं है। तो यहां मैंने कहा था OSPF भी तो मल्टीकास्ट ही करता है ना, हेलो पैकेट को मल्टीकास्ट करता है। तो OSPF का नेबर बनने के लिए कौन सा इतना मुश्किल काम है, अपने ऊपर OSPF भी चलाना है, मैं चला लूंगा।
मैंने अपने ऊपर ओएसपीएफ इनेबल किया, मैं हेलो आपको भेजूंगा, आप हेलो मुझे भेजेंगे, हम नेबर बन जाएंगे, और नेबर बन जाएंगे तो राउटिंग अपडेट भी एक्सचेंज हो जाएगी। तो इसमें किसी किस्म की सिक्योरिटी या रिलायबिलिटी तो एज सच नहीं है। तो क्या इसे सिक्योर किया जा सकता है? यस, एडिशनल सिक्योरिटी इंप्लीमेंट की जा सकती है। तो यहां पे अब हम एक कॉन्सेप्ट मुतारिफ कराते हैं ऑथेंटिकेशन का, ठीक है। और मैंने इसकी मिसाल आपके सामने यूं रखी थी कि जिस तरह वो आर्मी वालों ने अपने कई कैंप्स बनाए होते हैं, ठीक है, तो कैंप में लोग आते भी हैं, लोग वापस भी जाते हैं, एक टीम रेस्ट करने चली जाती है, फिर वापस आ जाती है। तो जब भी कोई बंदा बाहर से आता है तो उससे एक पासकोड पूछा जाता है, उसका तारुफ कि तुम कौन हो, ठीक है जी। तो ऑथेंटिकेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि आपका तारुफ पूछना कि आप कौन है। तो आपने अपना एक सीक्रेट पासवर्ड रखा होता है, तो अगर वो आने वाला बंदा वो पासवर्ड आपको बता दे तो आप उसको आने की इजाजत देते हैं, वरना आमतौर पे वो हमने मूवीज में तो ये देखा है, तो ऐसे बंदे को गोली मार दी जाती है, ठीक है जी। तो यहाँ भी कहानी कुछ ऐसी ही है। आप क्या करेंगे, हेलो पैकेट का जो एक्सचेंज है, आप अपने हेलो पैकेट्स के ऊपर पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर लेंगे, हेलो पैकेट्स पे पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर लेंगे, और उन पासवर्ड्स का दोनों तरफ मैच होना जरूरी होगा। मैंने अपने ऊपर एक पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर लिया, ठीक है। अब जब तक मैं वो पासवर्ड आपको बताऊंगा नहीं और आप अपने ऊपर वो कॉन्फ़िगर नहीं कर लेते, तब तक मेरी और आपकी नेबरशिप नहीं होगी। तो हेलो पैकेट के अंदर पासवर्ड एक्सचेंज होता है, ठीक है, और वो दोनों तरफ मैच होना जरूरी, नहीं होगा तो नेबरशिप नहीं होगी। इसको हम ऑथेंटिकेशन कहते हैं। ये ऑथेंटिकेशन रिप वर्जन 2 में भी है, ये ऑथेंटिकेशन EIGRP में भी है, ये BGP में भी है, और ये OSPF में भी है। यहां पे ऑथेंटिकेशन के लिए दो फील्ड्स थी, एक थी ऑथेंटिकेशन टाइप, ऑथेंटिकेशन टाइप आप लोग इससे भी वाकिफ ही हैं, ठीक है जी, और एक थी ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ठीक है। OSPF की ऑथेंटिकेशन टाइप की बात की जाए ना, तो यहाँ पे तीन ऑप्शन होती हैं। एक है नल, नल का मतलब है कोई भी कॉन्फ़िगर नहीं। एक है प्लेन या क्लियर टेक्स्ट, और वही जो अपना इनेबल पासवर्ड और इनेबल सीक्रेट होता था, ठीक है जी। प्लेन टेक्स्ट या फिर क्लियर टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट या फिर क्लियर टेक्स्ट, ठीक है। और आखिरी ऑप्शन आप सब जानते हैं, एनक्रिप्टेड साइफर, और उसके लिए प्रोटोकॉल्स होते हैं, और मशहूर प्रोटोकॉल्स में से एक प्रोटोकॉल MD5 है, जो इनेबल सीक्रेट में भी था, यहां भी है, मैसेज डाइजेस्ट 5, MD5। तो इन सब में सबसे जो स्ट्रॉन्ग है दैट इज MD5, ठीक है। तो आप MD5 पे जाएंगे, और ऑथेंटिकेशन जो है वो आपका एक्चुअल पासवर्ड होता है। अगर सिस्को है तो सिस्को जो भी आपने रखा हुआ है, ठीक है, तो वो पासवर्ड यहाँ पे होगा। वो पासवर्ड जो है वो प्लेन टेक्स्ट में भी हो सकता है, वो पासवर्ड आपका MD5 में एनक्रिप्ट भी हो सकता है, ठीक है। अब आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है, आपने अपने सवाल के मुताबिक ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करनी है। कहता है परफॉर्म OSPF एंड EIGRP ऑथेंटिकेशन बिटवीन राउटर 1 एंड 2 एंड 2 एंड 3। 1 एंड 2 के दरमियान तो चल रहा है OSPF, 2 और 3 के दरमियान चल रहा है EIGRP। तो आपको EIGRP के लिए भी ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करनी है, और आपको OSPF के लिए भी ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करनी है। कहता है यूज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑथेंटिकेशन मेथड एंड सेट ऑल पासवर्ड एज सिस्को। कहता है आपने जो ऑथेंटिकेशन मेथड चूज करना है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए, वो जाहिर है MD5 की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑथेंटिकेशन टाइप होगी, और उसके बाद जो पासवर्ड है आपका वो आपने सिस्को रखना है। ये काम आपने OSPF में भी करना है और EIGRP में भी। इसी बहाने आपको दोनों की ऑथेंटिकेशन कैसे कॉन्फ़िगर होती है वो आपको सीखने को मिल जाएगी। हम आगाज करते हैं OSPF से, बिटवीन राउटर 1 एंड 2, ठीक है जी। तो ये जी हम राउटर 1 पे आते हैं, कहीं से भी शुरुआत की जा सकती है, पहले 1 पे कॉन्फ़िगर कर लें या 2 पे कर लें। तो मैं राउटर 1 पे आता हूं, ठीक है जी। राउटर 1 पे आने के ऑलरेडी ये नेबर हैं, ये याद रहे। अच्छा, और एक और चीज भी, इफ इट इज इन बिटवीन राउटर 1 एंड 2, तो OSPF तो 1 और 4 के भी दरमियान चल रहा है। अगर 1 और 2 के दरमियान कोई चीज कॉन्फ़िगर होनी चाहिए तो अंडरस्टूड सी बात है वो इनके इंटरफेस पे होनी चाहिए। दैट मींस कि ये कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस लेवल के ऊपर होगी, ऐसा ही है, क्योंकि इसका इंपैक्ट 1 और 4 के दरमियान नहीं आना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। 1 और 4 की नेबरशिप जैसे हुई हुई है वो वैसे ही रहेगी, लेकिन 1 और 2 जो है उनमें चेंज आएगा, ठीक है जी। तो मैं जाता हूं फिर इंटरफेस पे, इंटरफेस सीरियल 2/0, राउटर 1 का ये वो इंटरफेस है जो कनेक्टेड है राउटर 2 के साथ, ठीक है जी।
सबसे पहले आप ऑथेंटिकेशन टाइप को कॉन्फ़िगर करेंगे और उसकी कमांड है जी IPOSPF ऑथेंटिकेशन, IPOSPF ऑथेंटिकेशन, ठीक है जी, IPOSPF ऑथेंटिकेशन। देख लें यहाँ पे ऑप्शंस की सूरत हाल क्या है, ठीक है जी। ये जरा ट्रिकी है थोड़ा सा। बाय डिफॉल्ट ये नल होता है, अभी ये नल है, ठीक है जी। आप इसको मैसेज डाइजेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैंने यहां एंटर कर दिया ना तो ये प्लेन टेक्स्ट होगा। यानी अगर आपने ऑथेंटिकेशन की टाइप प्लेन टेक्स्ट रखनी है तो ये कमांड है IPOSPF ऑथेंटिकेशन एंटर, ये प्लेन टेक्स्ट के लिए। लेकिन आपको तो पता है, आपको उसने कहा था यूज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑथेंटिकेशन मेथड, तो मैं क्या करूं फिर, मैसेज डाइजेस्ट एंटर। जरा देखिएगा 10 सेकंड के अंदर अंदर राउटर 1 और राउटर 2 एक दूसरे से नाराज हो जाएंगे। वजह, दोनों की ऑथेंटिकेशन टाइप अब सेम नहीं रही, दोनों की ऑथेंटिकेशन टाइप जो है वो अब सेम नहीं रही। राउटर 1 और राउटर 2 की अगर नेबरशिप अभी डाउन होती है, ठीक है जी, तो इसका जो, अच्छा ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अक्सर टाइमर बेस्ड चीजों के रिजल्ट सरप्राइजिंगली थोड़े से ऊंच नीच हो सकती है। आप करें साथ, आपका आ गया मैसेज, मेरा आ गया, ठीक है, आपका भी आ ही जाएगा, ठीक है। तो असल में इसने पता क्या किया, इसने पूरा 40 सेकंड सबर करने, वो याद नहीं डेड इंटरवल, OSPF का हेलो इंटरवल 10 सेकंड होता है, बट डेड इंटरवल तो 40 सेकंड बाद ये नाराज हुआ, राउटर 1 और 2 की नेबरशिप डाउन हो गई। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मसला पता क्या है, इस नेबरशिप के ऊपर कुछ और नेबरशिप्स भी डिपेंडेंट थी, अगर आप याद करें तो वो आपकी डायग्राम जो है उसमें एक अदद वर्चुअल लिंक भी बना हुआ है राउटर 2 और 4 के दरमियान। राउटर 2 और 4 का जो वर्चुअल लिंक है वो डिपेंडेंट है 1 और 2 की नेबरशिप पे और 1 और 4 की नेबरशिप पे, और उनमें से कोई एक भी डाउन होगी तो ये आपका 2 और 4 की नेबरशिप भी डाउन हो जाएगी। यही तो वर्चुअल लिंक का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। तो आप देख सकते हैं, आपने 1 और 2 में नेबरशिप डाउन करवाई है, वो 2 और 4 भी आपस में डाउन हो चुके हैं, खत्म, फिनिश, ठीक है जी। तो राउटर 4 और 2 की भी नेबरशिप डाउन। अच्छा, अब क्या, अब हमने करना क्या है भाई, कॉन्फ़िगरेशन मुकम्मल कर लें, आप जो करने निकले हैं उसको कंप्लीट करें, ठीक है। ऑथेंटिकेशन टाइप कॉन्फ़िगर हो गई है, एंड दैट इज IPOSPF ऑथेंटिकेशन मैसेज डाइजेस्ट, ठीक है। अब आपको पासवर्ड कॉन्फ़िगर करना है जो कि सिस्को है। उसका तरीकाकार यूं है, आप कमांड लिखेंगे IPOSPF, ठीक है जी, मैसेज डाइजेस्ट की, IPOSPF मैसेज डाइजेस्ट की मतलब पासवर्ड, की का मतलब यहां पे पासवर्ड। जरा क्वेश्चन मार्क यहां पे करें तो की आईडी लिखी हुई है, ठीक है। मुझे बात बताएं, क्या मल्टीपल चाबियां या ताले नहीं लगाए जा सकते? लगाए जा सकते हैं। आप अपनी बाइक पे अक्सर लोग एक ताला लगाते होंगे, कुछ लोग दो और कुछ तीन लगा देते होंगे। जितने ज्यादा पासवर्ड या लॉक्स लगाएंगे उतनी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। आपको उसने कितने ताले लगाने का कहा? एक, आप एक ही कॉन्फ़िगर करेंगे। की आईडी आपकी मर्जी है, इनमें से कुछ भी रख ले, 1 से लेकर 255 तक है, मैं 1 रख लेता हूं। उसके बाद अब कमांड का सिंटैक्स है, आपको MD5 पूरा लिखना पड़ता है, प्रोटोकॉल का पूरा नाम। मैसेज डाइज, वो तो की 1 है ना कि कितनी कीज बनानी है, एक। प्रोटोकॉल कौन सा है? MD5, ठीक है। और अब एंड पे आपको एक्चुअल जो पासवर्ड है वो आपको अब टाइप करना है, और वो है सिस्को, ठीक है। एग्जाम में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर आपको चक्कर देने के लिए जो डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा होता है वो कुछ यूं होता है। सर एक सेकेंड, ए यूं देखने में तो ये सिस्को ही लग रहा है, लेकिन एंड पे 0 है। और अक्सर ये भी होता है ऐसे लिखा हुआ है और अक्सर यूं लिखा होता है, कैपिटल O, स्मॉल o और 0। ये बड़े कंफ्यूजिंग है। तो इसका मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। आपका एग्जाम टोटल कंप्यूटर बेस्ड होते हैं आजकल जितने भी हो रहे हैं, तो जिस जहां जो आपका सवाल नाम है, जहां क्वेश्चंस लिखे हुए, जहां टास्क लिखे हुए हैं, वहां से आप कॉपी पेस्ट करें हमेशा। वहां से क्या करना चाहिए? कॉपी पेस्ट करना चाहिए, ठीक है जी। तो जो है वही टाइप होना चाहिए, वरना नंबर नहीं मिलते। आप क्योंकि दोनों तरफ सेम रख तो लेंगे और नेबरशिप तो आप हो जाएगी,
बट मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो टास्क आपको दिया गया था एक्चुअल में आपने वो ठीक से नहीं किया। ठीक है जी। अच्छा, अब एक और ट्रिक भी आपने देखा, ये जो सब मैंने ये लिखा हुआ था डॉक्यूमेंट में सिस्को, तो वो इन्वर्टेड कॉमर्स में था, उसकी भी एक साइंस है। आपको अक्सर ये इस तरह से लिखा हुआ नजर आएगा, इसमें और इसमें फर्क है। स्पेस एक करेक्टर है जो कि MD5 में इनक्रिप्ट होता है, यानी सिस्को स्पेस अलग पासवर्ड है और सिस्को अलग है। इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखने की लॉजिक ये होती है। तो अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे, आपको बकायदा वो स्पेस नजर आ रही है, ठीक है, तो बड़े ध्यान से आपने देखना है। और अगर स्पेस आपको नजर आ रही है तो आप इसको स्पेस समेत कॉपी करेंगे, हो जाता है कॉपी। ठीक है जी, तो स्पेस के साथ ही आप इसको कॉपी करेंगे। सही हो गया। तो ये कुछ ट्रिकी चीजें, मतलब ऐसे तो कह रहा था आसान ही है, क्या मसला है, लेकिन वो इन चीजों से तो खेलते ही नहीं है, वो तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ जो है वो आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। तो इन चीजों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। ये जो स्पेस एंड पे आ रही है, इसका बकायदा एक नाम है, इसको ट्रेलिंग स्पेस कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं जी? ट्रेलिंग स्पेस कहा जाता है। ठीक है, और इसका सोल्यूशन यही है, कॉपी पेस्ट करके करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अक्सर ट्रबल शूटिंग एग्जाम्स में, एग्जाम का वो हिस्सा जहां ट्रबल शूटिंग करानी हो, वहां पे पता क्या किया जाता है, क्योंकि वहां तो कॉन्फ़िगरेशन पहले ही हुई होती है, एक तरफ पासवर्ड होता है सिस्को और एक तरफ होता है सिस्को स्पेस। अब वो आमतौर पे आप शो रनिंग कॉन्फ़िग वगैरह करें तो आपको दिखेगी नहीं। तो वहां पे उस सवाल का ट्रिक यही है कि आपको जब पता लग गया कि नेबरशिप आप नहीं हो रही और सारे पैरामीटर आपने चेक कर लिए हैं कि पास जो आपके हेलो इंटरवल है वो भी ठीक है, एरिया आईडी भी ठीक है, एरिया की टाइप में भी मिसमैच नहीं है, राउटर आईडी का भी कोई मसला नहीं है, ठीक है, तो फिर आप कहते हैं यार बजाहिर ऑथेंटिकेशन जो है वो लग तो ठीक रही है, लेकिन शायद वो स्पेस का मसला ना हो। आप क्या करें, एक तरफ से पासवर्ड को कॉपी करें, दूसरी तरफ जाके पेस्ट कर दें, नतीजा क्या निकलेगा, पासवर्ड सेम हो जाएगा। अगर स्पेस नहीं थी तो दोनों तरफ से निकल जाएगी, और अगर स्पेस थी तो दोनों तरफ स्पेस आ जाएगी। तो ये इसका तरीका ही यही है ऐसी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का। ठीक है जी, तो ये ऐसे सवालात भी आते हैं। दूसरा, ये जो आपके प्रॉब्लम्स है ना, अक्सर जो ऑथेंटिकेशन फेलियर से रिलेटेड आते हैं, उसको अगर आप प्रिसाइजली देखना चाहें तो उसका एक तरीका ये होता है कि आप डिबगिंग करें। डिबगिंग याद है ना? तो डीबग आईपी ओएसपीएफ की कमांड दें, आगे ढेर सारी ऑप्शंस हैं, उनमें से आप कुछ ऑप्शंस को देख सकते, इवेंट्स, ये आपको नजर आएगा, डीबग आईपी ओएसपीएफ इवेंट्स। ठीक है, तो आप एंटर करेंगे तो आपको एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो डीबग के अंदर नजर आना शुरू हो जाएगी कि ऑथेंटिकेशन फेल हो रही है। तो आप ऑथेंटिकेशन में ही जाके फिर ध्यान देंगे, मसला इधर ही है कुछ ना कुछ। ठीक है जी, तो फिर चीजें पकड़ना जरा आसान हो जाता है। ओके जी, तो राउटर 1 पे कॉन्फ़िगरेशन जो करनी थी वो कर लिया है। राउटर 1 और राउटर 2 की नेबरशिप फिलहाल डाउन है। ये आप कैसे होगी, जब सेम कॉन्फ़िगरेशन नीचे राउटर 2 पे होगी। सेम के लिए हम अपने लिए आसानी पैदा करते हैं, हम यहां से इत्तेफाक से इंटरफेस का नंबर भी नीचे यही है, और कमांडे भी हमने यही देनी है। कमांडे भी हमने, इनको मैंने किया कॉपी और मैं आया राउटर 2 पे, और आने के बाद हम इसको कर रहे हैं पेस्ट। ठीक है जी, एंटर। अगले 10 सेकंड के अंदर अंदर अगर हमने कुछ गलती नहीं की तो नेबरशिप दोबारा से आप हो जानी चाहिए, और दोनों तरफ लॉग मैसेज नजर आएंगे। आपको लॉग मैसेजेस नजर आ गए हैं। ना सिर्फ राउटर 1 और 2 की नेबरशिप जो है वो बहाल हो गई है, आप अब 10 सेकंड के अंदर दोबारा देखेंगे कि राउटर 2 और 4 भी अब एक दूसरे के नेबर बन जाएंगे। हम राउटर 2 पे जाके जो है बैठे हुए राउटर 2 पे और इंतजार कर रहे हैं कि 2 और 4 की नेबरशिप अब दोबारा से कब बहाल होगी। ये भी आप हो गई है, तो राउटर 2 और 4 भी अब नेबर बन गए हैं, और 1 और 2 भी नेबर। अच्छा, अब ये आम नेबर नहीं है, ये ऑथेंटिकेटेड नेबर्स हैं। ठीक है जी, अब आम नेबर नहीं है बल्कि ऑथेंटिकेटेड नेबर्स हैं, ये रिलायबल नेबर्स हैं। ठीक है जी, प्रॉपर्ली हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी इसी तरीके से चाहिए। ठीक है, ओके जनाब, ये तो ओएसपीएफ की ऑथेंटिकेशन होगी। अब बारी है ईआईजीआरपी की, क्योंकि इसी सवाल का दूसरा हिस्सा था कि राउटर 2 और राउटर 3 के दरमियान आप ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करें ईआईजीआरपी के लिए।
अच्छा, जो EIGRP के लिए ऑथेंटिकेशन मेथड है, याद रखें ये वाला मेथड ना सिर्फ OSPF बल्कि और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स में इस्तेमाल होता है। इसको सीखने से आप और भी बहुत सारी जगहों पे इसके बेनिफिट जो है वो उठा सकते हैं। इस मेथड को कहते हैं की चेन ऑथेंटिकेशन मेथड। की चेन ऑथेंटिकेशन मेथड। की चेन तो आपने देखा ही होगा। की चेन में क्या होता है, काफी सारी चाबियां होती है, एक चाबी भी हो सकती है और मल्टीपल कीज भी हो सकती हैं। तो की चेन का बुनियादी कॉन्सेप्ट यही है कि एक की चेन में मल्टीपल कीज एट ए टाइम भी हो सकती हैं। उसने आपको कितनी कीज बनाने के लिए कहा, एक। तो आपके की चेन में एक ही की होगी, लेकिन आप मल्टीपल ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। वो मल्टीपल कीज तभी होंगी जब ताले भी आपको मल्टीपल लगाने के लिए कहा जाए। तो आपको तो ऐसा कहा ही नहीं गया, ठीक है, तो हम एक की डालेंगे, आपका दो का दिल चाहता है बाद में डाल लीजिएगा, ठीक है जी। तो हम राउटर 2 पे जी इस वक्त, और यहाँ पे कमांड में दे रहा हूं क्या बनाना है। सबसे पहले की चेन अलग से बनेगा ही नहीं, की और उसके बाद चेन, की स्पेस चेन। की चेन का एक नाम होता है, एक पहचान होती है। तो मैं इस वक्त राउटर 2 पे हूं, मैं इसका नाम ही R2 रख लेता हूं। की चेन का नाम क्या है, R2। ताला चाबी से खुलता है या की चेन से, चाबी से। इसका मतलब है की चेन का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी दो राउटर्स पे, यानी राउटर 2 पे की चेन बन रहा है तो की चेन ने राउटर 3 पे भी बनना है। राउटर 2 और राउटर 3 पे की चेन का नाम सेम होना जरूरी नहीं है। उनके ताला चाबी से खुलता है, की चेन के नाम की चेन से नहीं खुलता। चाबियां सेम होना जरूरी है। आपका की चेन चाहे अलग शक्ल का हो, मेरा अलग शक्ल का हो, लेकिन चाबियां उनमें सेम होनी चाहिए। तो की चेन का नाम, जिन दो के दरमियान ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, की चेन का नाम सेम है तब भी ठीक है, डिफरेंट है तब भी ठीक है, मैं डिफरेंट ही रखूंगा, ठीक है जी। की चेन R2। अच्छा, की चेन में क्या होता है, कीज। तो कमांड है की। कितनी कीज इसमें हो सकती हैं। अच्छा, पहली बात, इसको आप सिर्फ EIGRP तक महदूद ना रखें, ये और भी बहुत सारी जगहों पे ये मेथड अप्लाई होता है, ठीक है। तो बहरहाल वो कहता है जी की आइडेंटिफायर, वो कहता है ये रेंज है, इनमें से कोई भी नंबर लिख दें, मैं 1 ही लिख देता हूं। मेरे की चेन में कितनी चाबी है, अब एक। चाबी का सिर्फ नंबर थोड़ी होता है, चाबी की, हर चाबी का अपना एक पैटर्न होता है ना, उसके ऊपर पैटर्न बने होते हैं, उन्हीं से तो ताला खुलता है। तो हमारे केस में चाबी का जो पैटर्न है उसको हम कहते हैं की स्ट्रिंग। की स्ट्रिंग, की स्ट्रिंग आपका पासवर्ड है, और वो आपने अपनी मर्जी से नहीं रखना, उसने बताया, उसने कहा था सिस्को। हमारे की चेन में कितनी कीज है, एक। और वो की का जो समझे जो शक्ल होती है, पैटर्न बने होते हैं, उसको हम की स्ट्रिंग कहते हैं, और वो हमारा पासवर्ड होता है। की और की स्ट्रिंग ये आमने सामने मैच होना जरूरी है, ये आमने सामने मैच होना जरूरी है। तो की स्ट्रिंग मैंने क्या रख दी थी, सिस्को। यहां से हम बाहर निकलते हैं, की चेन बन गया आपका, की चेन बन चुका है, ठीक है जी। एग्जिट किया। अब इस की चेन को कहीं अप्लाई भी तो करना है ना, ठीक है जी। इसको अब कहां पे अप्लाई करना है, उसने कहा था राउटर 2 और 3 के दरमियान। तो अगर दो राउटर्स के दरमियान कोई चीज है ना, तो फिर कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस लेवल पे ही होगी। तो चलें जी, फिर इंटरफेस पे चलते हैं। इंटरफेस सीरियल 2/1। राउटर 2 का ये वो इंटरफेस है जो राउटर 3 की तरफ जा रहा है, ऐसे ही है। अच्छा, अगर डायग्राम देखने की सहूलत मौजूद ना हो और उसके बगैर ही पता कराना हो कि राउटर 2 का ये इंटरफेस दूसरी तरफ किससे कनेक्टेड है, तो क्या तरीका कार है, भूल गया ना। शो सीडीपी, सीडीपी और LLDP याद है, बड़ी मुश्किलों ही याद होगा वैसे तो। सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल और लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। कभी भी कोई ऐसी सूरत हाल हो, शक शुबा हो, हमेशा तसल्ली कर लिया करें, ऐसे गुमान ना किया करें ऐसे ही होगा, यही होगा डायग्राम में, तसल्ली कर लें। यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि राउटर 2 का लोकल इंटरफेस, राउटर 2 का सीरियल 2/1 राउटर 3 के सीरियल 2/0 से कनेक्टेड है। यानी लोकल इंटरफेस आपका अपना होता है, तो अपना मतलब राउटर 2 का सीरियल 2/1 राउटर 3 के सीरियल 2/0 से कनेक्टेड है, और 2/0 राउटर 1 के सीरियल 2/0 से कनेक्टेड है, ठीक है जी। तो मैंने तसल्ली कर लिया कि 2/1 ही है,
ठीक है। तो इंटरफेस सीरियल 2/1 जिसमें मैं इस वक्त मौजूद हूं, कमांड दूंगा जी यहाँ पे आईपी। अच्छा, यहां भी वही कहानी है, ऑथेंटिकेशन टाइप भी है और ऑथेंटिकेशन भी है। तो आप कमांड लिखेंगे जी आईपी ऑथेंटिकेशन, आईपी स्पेस ऑथेंटिकेशन क्वेश्चन मार्क करें आगे, ठीक है जी, आईपी स्पेस ऑथेंटिकेशन, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मोड, मोड मतलब ऑथेंटिकेशन टाइप की बात होने लगी है, तो मैं कहता पहले मोड कर लेते हैं जी। उधर भी पहले ऑथेंटिकेशन टाइप कॉन्फ़िगर की थी ना, तो आईपी ऑथेंटिकेशन मोड किसके लिए, जरा क्वेश्चन मार्क कर, किसके लिए, EIGRP 100 के लिए। यानी आप इसको यूं समझेंगे, आईपी ऑथेंटिकेशन मोड कॉन्फ़िगर करने लगा हूं, किसके लिए, EIGRP 100 के लिए, और वो मोड आपने क्या रखना है, MD5, ठीक है जी, यहां पे ऑप्शन ही यही है MD5। तो आईपी ऑथेंटिकेशन मोड EIGRP 100 के लिए आपने क्या रख दिया है, MD5। आईपी ऑथेंटिकेशन मोड EIGRP 100 के लिए MD5। नेबरशिप इधर भी डाउन हो चुकी है, और आपको वजह पता है कि ऑथेंटिकेशन की टाइप भी मिसमैच हो जाए तो नेबरशिप डाउन हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब अगला स्टेप, आईपी ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ठीक है जी, क्वेश्चन मार्क, की चेन, कौन सा की चेन, ठीक है जी। पहले एक सेकंड, आप कह रहे हैं जी आईपी ऑथेंटिकेशन की चेन कॉन्फ़िगर करने लगा हूं, किसके लिए, EIGRP 100 के लिए, कौन सा, अब यहां पे आपने नाम लिखना है, नाम एंड पे आता है, R2। आईपी ऑथेंटिकेशन की चेन कॉन्फ़िगर करने लगा हूं EIGRP 100 पे, कौन सा, R2, एंटर। टेक्निकली वो पासवर्ड इस पे लग चुका है और वो एनक्रिप्ट होगा, क्योंकि टाइप आपने क्या रखी है, पहले बता दिया MD5। यानी ये कमांड यूं याद रखी जाती, आईपी ऑथेंटिकेशन की चेन कॉन्फ़िगर करना है EIGRP 100 के लिए, कौन सा, और फिर एंड पे नाम आता है। आईपी ऑथेंटिकेशन मोड कॉन्फ़िगर करना है EIGRP 100 के लिए, और मोड क्या है वो एंड पे आ जाएगा, ठीक है जी। ले जी, डू शो हिस्ट्री अगर हम कर लें तो ये कमांडें हमें तरतीब से लिखी हुई मिल जाएंगी। इंटरफेस का नंबर में कॉपी नहीं कर रहा, क्यों, अभी अभी मैंने देखा था राउटर 3 पे सीरियल 2/1 नहीं है, 0 है, तो वो टाइप कर लेंगे जाके, राउटर 3 पे आए, ठीक है जी। अच्छा, आप अभी इसको कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकते, बल्कि आप क्या कॉपी पेस्ट करने लगे हैं, रुक जाए अभी, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। पहले कीचेन बनता है, फिर वो अप्लाई होता है। वो जो कीचेन आपने राउटर 2 पे बनाया था, अगर कॉपी करना है तो फिर उसको भी कॉपी करें ना, कर ले वो ठीक है, अगर कीचेन कॉपी कर लेते हैं फिर इसको कॉपी कर लेते हैं तो दैट इज फाइन। लेकिन हमने इरादा किया था मैं राउटर 3 पे कीचेन नया बनाऊंगा, तो फिर पहले बना ले उसको, कीचेन R3, एक की होगी इसमें, और की स्ट्रिंग सेम होनी चाहिए, सिस्को, इट शुड बी सेम ऑन बोथ साइड्स। ये R3 और R2 से कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क पड़ता है, ये सेम होनी चाहिए, ठीक है जी। एग्जिट करते हैं, अब जाए इंटरफेस पे, इंटरफेस सीरियल 2/0, आईपी ऑथेंटिकेशन मोड EIGRP 100 के लिए MD5, आईपी ऑथेंटिकेशन, आईपी ऑथेंटिकेशन की चेन EIGRP 100 के लिए R3। देखिए दोनों तरफ की चेन का नाम डिफरेंट है, लेकिन मेरी ये कमांड एंटर करते ही अगर मुझसे कोई और गलती नहीं हुई, ठीक है, तो आप देखिएगा 5 सेकंड के अंदर अंदर नेबरशिप आप हो जाएगी। 5 सेकंड क्यों, क्योंकि EIGRP का हेलो इंटरवल 5 सेकंड्स है, और EIGRP का जो मल्टीकास्ट एड्रेस है दैट इज 224.0.0.10, रिव वेरिएंट 2 का 9 है, EIGRP का 10 है, OSPF का 5 भी है और 6 भी है। तो आपके सामने जनाब नेबरशिप आप हो चुकी है। ये अब EIGRP की महज नेबरशिप नहीं है, बल्कि ऑथेंटिकेटेड नेबरशिप है, सिक्योर नेबरशिप है, ये रिलायबल नेबरशिप है, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो आपका आखिरी टास्क था इसमें आपको जनरल आइडिया मिल गया होगा कि OSPF और EIGRP में अगर ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करनी हो, स्टेप्स क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो कमांडे शमांडे मैनेज आप कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको एक वैसे जनरल आइडिया दे देता हूं
ये जो सिक्योरिटी वाला ट्रैक होता है ना, नेटवर्क सिक्योरिटी, जब आप सिस्को में पढ़े चाहे हवावे में, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स, ये हमेशा बड़े लंबे चौड़े हुआ करते हैं और बड़ी ही कंफ्यूजिंग किस्म की कमांड्स हुआ करती हैं, ठीक है। अब उसमें ये हमारे पास सिक्योरिटी अप्लायंसेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की भी ऑप्शन मौजूद होती है। तो काफी सारा काम, अगर हमारे पास जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की सहूलत हो, तो हमारी कोशिश होती है कि हम ये काम जीयूआई की मदद से करवा लें, ठीक है जी। लेकिन अब अगर अवेलेबल ना हो और इम्तिहान में अवेलेबिलिटी है दोनों चीजें, लेकिन अगर वो मना कर देता है नहीं आपने जीयूआई से नहीं करना बल्कि आपने कमांड लाइन से करना, तो फिर आपको कमांडें लिखनी पड़ती हैं। तो सिक्योरिटी का मैं आपको वैसे बता रहा हूं, जरा अगर कॉन्फ़िगरेशन खुद करनी पड़ जाए तो ये नॉर्मल राउटिंग स्विचिंग के मुकाबले में जरा कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लेक्स किस्म की कमांडें होती हैं और बड़ी जरा लंबी चौड़ी होती हैं, ठीक है जी। तो बहरहाल ये जो आपका टास्क था, ये जो एक छोटा सा प्रोजेक्ट था, इस तरह के और भी प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास जो आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं, जिनमें आप ट्रबल शूटिंग सीख जाएंगे, जिनमें आप रिप की ट्रबल शूटिंग सीख जाएंगे, जिनमें आप ओएसपीएफ की ट्रबल शूटिंग सीख सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा ट्रबल शूटिंग नहीं थी लेकिन थी, ठीक है जी। तो एक ओएसपीएफ की ट्रबल शूटिंग पे प्रोजेक्ट मेरा बना हुआ है, इसी तरह रीडिस्ट्रीब्यूशन की ट्रबल शूटिंग जो है वो, तो मेरे पास ये प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं वीडियो सोल्यूशन के साथ, मैंने बनाई हुई, यानी क्लास किसी क्लास के अंदर पढ़ाया था तो वो रिकॉर्डेड है, तो वो मेरे पास मौजूद है, मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगा, ठीक है जी। और आपको जब वक्त मिले, अगर ये सब कुछ हो गया हो पहले, जब कभी वक्त मिले और इससे ज्यादा सीखने का दिल चाहे तो आप वो प्रोजेक्ट कर लीजिएगा। मैं अपलोड करने के बाद आपको क्लास में बता दूंगा मैंने फलां फोल्डर में ये रख दिया है। उसमें क्या होगा, GNS3 की एक बनी बनाई फाइल है, क्योंकि ट्रबल शूटिंग में आपको नेटवर्क प्री कॉन्फ़िगर्ड मिलता है जिसमें गलतियां होती हैं, तो आपने वो गलतियां ढूंढनी होती हैं और उनको फिक्स करना होता है। तो जो फाइल आपको मिलेगी उसमें GNS3 भी होगा, पूरा प्रोजेक्ट प्री कॉन्फ़िगर्ड होगा, प्लस उसके अंदर साथ में आपको जो मेरी वीडियो है उसका पूरा सोल्यूशन जो है वो उसके अंदर है, जिसको देख के काफी सारा दिमाग और खुल जाएगा आपका, ठीक है जी। तो ये प्रोजेक्ट आपका अब कंप्लीट हो गया है। आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया था, इसके बाद में आप डुअल स्टैक आईपी एड्रेसिंग जो है उस पे हम जाएंगे, IPv6 भी इसी के ऊपर कॉन्फ़िगर कर देंगे, ठीक है, और उसकी भी राउटिंग कराएंगे, लेकिन वो काम होगा बाद में, बिल्कुल एंड पे जाके करेंगे, ठीक है जी। अभी आप लोग जो हैं ये पूरा प्रोजेक्ट देखें, बुनियादी आइडियाज कोर्स का डिजाइन इसी तरह की तरीके से है कि आप जब क्लास में हो तो आप बैठ के साथ साथ लैब्स करें, ठीक है। तो आप लोगों के पास अब इंशाल्लाह दोबारा हम जो है ना, वो ये जो अगला टास्क मैंने आपको कहा था मैं आपको पढ़ाता हूं, वो तकरीबन कोई 12:15 बजे जो है मैं दोबारा पढ़ाना आपको शुरू करूंगा। 12:15 तक आप लोगों ने ब्रेक भी कर लेनी है इसके दौरान, ठीक है जी। आप अभी ब्रेक पे अभी जाना चाहते हैं आप अभी चलेंगे, 11:30 वापस आ जाइएगा, ऐसे कर लें आप। 11:30 आप वापस आए और 11:30 वापस आने के बाद सबने आ जाना है वापस 11:30 बजे, ठीक है जी। उसके बाद लेट नहीं होना, वापस आके आप ये लैब करें पूरा प्रोजेक्ट पहले सवाल से शुरू करें और एंड तक अब आप ये पूरी करें। इसको और ज्यादा टाइम लगता है लगे अच्छी बात, आज का पूरा दिन इस पे लग जाता है कोई मसला नहीं, ठीक है। मुझे वो छोटा सा टास्क का आधा घंटा चाहिए उसके लिए, आधा घंटा उसके लिए और आधा घंटा एंड पे आपकी असेसमेंट के लिए चाहिए होगा, ठीक है जी। तो अभी आप ब्रेक कर लें, 11:30 वापस आए, 11:30 आके ये प्रोजेक्ट करना शुरू करें, ठीक है जी। चले जी, ये पूरा प्रोजेक्ट अब आप सेव कर लें और इसमें वापस आते हैं तो एक और काम भी करेंगे। टिकल याद है जी, टूल कमांड लैंग्वेज, उसको यूज करते हुए आप ये भी देखेंगे कि जितने पिंगेबल आईपी एड्रेसेस हैं क्या वो पिंग भी हो रहे हैं या नहीं। आ तो गया है सब कुछ टेबल में, तो क्या रीचेबल भी है या नहीं है, तो रीचेबिलिटी को भी टेस्ट करेंगे जी वापस आने के बाद। और थोड़ा बहुत वक्त मिला तो मैं ट्रेस राउट का जो कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा सा वो डिटेल के साथ हमने यूज तो किया हुआ, हमें पता है पाथ पता लग जाता है कितने ऑप आ रहे हैं, वो ट्रेस राउट काम कैसे करता है, उसकी बिहाइंड द सीन स्टोरी क्या है, वो भी आपको आज ही करवाता हूँ, ठीक है जी। चलें जी, ब्रेक के बाद वापस आए, पहले आप ये प्रोजेक्ट करें, ठीक है जी, फिर इसको वेरीफाई करेंगे टूल कमांड लैंग्वेज के साथ भी, ट्रेस रूट को भी जरा डिस्कस करेंगे और वो डुअल स्टैक आईपी एड्रेसिंग को भी देखते हैं।